हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एम फेज की यानी माइटोसिस की। बहुत शानदार टॉपिक है एंड यहां पर हम लोग एक शीट के अंदर माइटोसिस को कंसोलिडेट कर रहे होंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन ले रहे होंगे एंड सारी चीजें आपके दिमाग में इस कदर फीड हो जाएंगी कि आप 4 नंबर आज ही अपने नीट पेपर में कंफर्म कर चुके होंगे। एकदम इत्मीनान से एक कदम हम बढ़ा चुके होंगे अपनी मेडिकल सीट की तरफ। ये मैं गारंटी के साथ, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। बस जितना मैं बता रहा हूं उतनी बातें सुनते चले जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाइएगा एंड आई वुड रेकमेंड यू टू हैव अ रफ शीट ऑफ पेपर विद ऑल ऑफ यू ऑल। सभी लोग, सभी मेरे दोस्त जो हैं, एक रफ शीट निकाल लीजिए। जैसे यहां पर नीचे एक रफ शीट है हमारे पास, ऐसी एक रफ शीट निकाल लीजिए व्हाइट कलर की, और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। बाद में आप उस डायग्राम को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, फेयर बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, साथ साथ फेयर बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर कॉल। आई वुड रेकमेंड कि एक बार मेरे साथ रफ डायग्राम बनाइए और उसके बाद उसे अपने हाथों से बनाकर देखिए। शाम को इत्मीनान से बैठ करके एक पन्ना छोड़ दीजिएगा। हाथों से जब आप बनाएंगे कॉग्निटिव मेमोरी में सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी और जब आप उस चीज को हाथों से ड्रॉ कर रहे होंगे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। लाइफ लॉन्ग माइटोसिस आपका डन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, क्या हम लोग आज का सेशन शुरू कर सकते हैं? अगर एनर्जी फुल है एक बार फटाफट बता दो ना, लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे हम आज के इस ताबड़तोड़ सेशन की शुरुआत कर सकें। यस 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 यस, फटाफट बताइए, क्या हम लोग आज के सेशन की शुरुआत कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपु भाई की इस क्लास में। एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंच सके और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मैं बना सकूं इस सेशन को एक तोड़ू फोड़ू पावर पैक्ड सेशन। एक बार फटाफट अपना रिस्पॉन्स जाहिर कर डालिए। यस, वेलकम वेलकम वेलकम, गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम सुस्वागतम। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार। एक भाई को तो आते ही नींद आ गई, घर जाके सुत्ती बाबू, तुम देश की ड्यूटी पे चले जाओ अभी, है ना। 1 घंटे पढ़ोगे, मजा आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। इत्मीनान से बैठो, पहले घर जाके सुत्ती फिर देश की ड्यूटी, दोनों चीजें एक साथ ही करा देंगे आज तुम्हारी, ठीक है। और उसके बाद होम फ्रॉम वर्क करेंगे वो अलग, 3-4 चीजें साथ करा देंगे, डोंट वरी, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मेरे भाई, रिवीजन कर लें, कल का छोटा मोटा चुटुर पुटुर रिवीजन कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं गुरुजी। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा जी गुरुजी, कल हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ लिया। इंटरफेज में 3 सब फेजेस थे, बिल्कुल थे। G1 फेज था, S फेज था एंड G2 फेज था, जो कि एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, बिल्कुल आ रहे होते हैं गुरुजी। यहां पर अगर आप देखें तो G1 फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ मैक्सिमम होती है, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स यहां पर डुप्लीकेट करती हैं, एटीपी यहां पर बन रही होती है क्योंकि अगले फेज में एटीपी खूब लगेगी, एंजाइम्स यहां बन रहे होते हैं क्योंकि अगले फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो उसके एंजाइम्स भी बनाने पड़ेंगे, और एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन बनने से पहले आरएनए भी बनेगा एंड मेरे भाई अमीनो एसिड भी बनेंगे जो जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे। इसीलिए आपने कहा था इतने सारे काम यहां हो रहे हैं तो सेल जो है मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, सेल खूब धमाचौकड़ी मचा रहा है, खूब काम कर रहा है। गुरुजी ये बात हम लोगों को समझ में आ गई थी। एस फेज में क्या हुआ था? एस फेज में गुरुजी डीएनए की कॉपी बन गई थी, डीएनए रेप्लिकेट कर गया था, जितना कंटेंट डीएनए का था पेरेंट सेल में वो डबल हो गया था। इसके अलावा हमने देखा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम यहां पर डुप्लीकेट करते हैं गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई थी। डीएनए अगर यहां बन रहा है तो डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी यहां बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई थी। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में बची खुची ऑर्गेनेल्स आपकी रेप्लिकेट कर जाएंगी, जितनी बच गई हैं वो रेप्लिकेट कर जाएंगी। इसके अलावा सेल का साइज थोड़ा बहुत बढ़ेगा एंड M फेज में आने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां पर बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। तो अगर प्रोटीन बन रहा है तो वही सेम कहानी, प्रोटीन बनने से पहले आरएनए भी गारंटीड बना होगा, छोटे छोटे अमीनो एसिड भी पक्का बने होंगे जिन्होंने जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाए। क्या मेरे सारे शेरों को इतनी बातें समझ में आई? क्या ये हमें पहले से पता है? जी गुरुजी ये बात तो हमें पहले से पता है क्योंकि हम लोग हैं बुद्धिमान, हमें बातें एक बार में समझ में आ जाती हैं। और कल तो गुरुजी आपने 3-4 बार रिवीजन करा दिया था इसी चीज का, तो ये बातें एकदम हमारे दिमाग में क्लियर हो गई थी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। अब ये तो तैयारी हो गई, अब तैयारी हो गई है, अब मजा आएगा। इंटरफेज कर लिया मतलब तैयारी कर ली, क्योंकि इंटरफेज को हम लोग क्या कह रहे थे? प्रेपरेटरी फेज कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे।
अब इंटरफेज के बाद क्या आता है, इंटरफेज के बाद आता है एम फेज। एम फेज में दो चीजें होंगी, पहले न्यूक्लियस के चीथड़े उड़ जाएंगे और उसके बाद पूरे सेल के दो चीथड़े उड़ जाएंगे, यानी यहां पर क्या होगी, पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। क्या ये बात हमें पता है? बिल्कुल पता है गुरुजी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई थी गुरुजी कि कैरियोकाइनेसिस में भी 4 सब फेजेस हैं, पीमैट यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी जान, अगर मैं कह रहा हूं कि हमने G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया, तो क्या अब हम एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज पढ़ेंगे? जी गुरुजी पढ़ेंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे? जी गुरुजी बिल्कुल पढ़ेंगे। और क्या हमारा पूरा का पूरा माइटोसिस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा गुरुजी। क्या यही हमें करना है? यही हमें करना है। इतनी बातें सारे सुत्ती बाबू को समझ में आ गई? तो एक बार सुत्ती बाबू इन द चैट सेक्शन प्लीज, एक बार फटाफट ओपी ओपी कर डालिए। यस, हमने क्या कहा? हमने कहा कि एम फेज यानी माइटोसिस पूरी सेल साइकिल का लेस देन 5% टाइम यूटिलाइज करता है। मोर देन 95% टाइम इंटरफेज में लग रहा था, लेस देन 5% टाइम कहां लग रहा था? एम फेज में। अगर ह्यूमनिटी की सेल को देखें तो 24 घंटे की सेल साइकिल में से 1 घंटे से भी कम का टाइम लगता है सिर्फ एम फेज में, 23 घंटे का टाइम लग रहा होता है इंटरफेज में। एम फॉर एम फेज, एम फॉर मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहलाता है, क्योंकि यहीं पर बंटवारा होता है चीजों का। इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और इक्वेशनल में ही एक शब्द छुपा हुआ है, दैट इज इक्वल। यानी जैसा पेरेंट सेल था सेम टू सेम वैसे 2 डॉटर सेल बनेंगे माइटोसिस में। आपके पेरेंट सेल के पास लेट से 50 रुपए था, ये कंटेंट है, मैं रुपए बोल के बस समझा रहा हूं, क्योंकि रुपये पैसे की बात हमें समझ में बहुत आती है। अगर पेरेंट सेल के पास 50 रुपए है, एस फेज में ये कंटेंट डबल हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा गुरुजी। और ये 100 रुपया अगर 2 बिटियाओं में, अपनी प्यारी प्यारी बिटियाओं में, कलेजी की टुकड़ियों में अगर मैं बांट दूंगा तो मेरे भाई 50-50 रुपए बांटूंगा, आधे आधे बिल्कुल बांटूंगा। तो शुरू में भी पेरेंट के पास 50 रुपए, बिटियाओं के पास भी 50-50 रुपए, यानी जैसा पेरेंट वैसे दोनों डॉटर सेल। इसीलिए हमने इसे कहा इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। जैसा पेरेंट सेल होगा वैसे ही दोनों डॉटर सेल बनेंगे, जैसा पेरेंट सेल होगा वैसे ही दोनों डॉटर सेल बनेंगे। क्या इतनी बातें सारे शेरों को समझ में आ गई हैं? एक बार ओ शेरा बोल दो मेरे भाई, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। अब हमारा मजा शुरू होने वाला है। अब हम भैया ताबड़तोड़ घनन घनघोर पढ़ाई करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे एम फेज के कैरियोकाइनेसिस की। हम बात करेंगे एम फेज के कैरियोकाइनेसिस की। आपको पता है एम फेज में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा यानी मिस्टर कैरियोकाइनेसिस, और बाद में सेल डिवीजन होगा, दैट इज मिस्टर साइटोकाइनेसिस। गुरुजी बात समझ में आ गई? अगर मेरे शेर यहां पर मैं आपको एक बात कहूं कि कैरियोकाइनेसिस हैज 4 सब फेजेस, क्या यह बात ठीक है? कैरियोकाइनेसिस हैज 4 सब फेजेस, और इन सब फेजेस को, 4 सब फेजेस को हम लोग क्या कहते हैं? पीमैट कहते हैं गुरुजी। इसे हम कहते हैं प्रोफेज, इसे हम कहते हैं मेटाफेज, इसे हम कहते हैं एनाफेज, इसे हम कहते हैं टिल्लूफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिल्लूफेज यहां पर हो जाएंगे। जी गुरुजी, ये 4 फेज यहां पर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एनसीईआरटी में कवि इन चारों फेजेस के बारे में एक बात कहते हैं, वो बात बड़ी गंभीर है जिसकी चर्चा करना बनता है। यहां पर वो बात कवि ने क्या कही? यहां पर वो बात कही, ऑल 4 फेजेस या सब फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये सारे के सारे फेजेस चारों के चारों, इन चारों की बात करें तो ये प्रोग्रेसिव है नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आता है दूसरा फेज, दूसरे के बाद तीसरा, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। क्लियर कट लाइन नहीं है मतलब समझ लो भैया, स्कूल में बैठे हैं, हर बच्चा स्कूल गया होगा, स्कूल चले हम, है ना, अलग से अभियान भी चलता था, एक बड़ी सी पेंसिल होती थी, उस पर एक लड़का एक लड़की बैठी होती थी, स्कूल चले हम, ऐड भी होती थी। तुम लोग भी पक्का स्कूल गए होगे कभी ना कभी, मुझे लगता है गारंटीड। अब स्कूल में जब पीरियड चेंज होता है ना तो घंटियां बजती हैं।
पहला पीरियड खत्म, टन टन, पता लग गया कि पहला पीरियड पक्का ही खत्म हो गया है, दूसरा पक्का ही शुरू हो गया है। फिर टन टन टन, दूसरा पीरियड पक्का ही खत्म, तीसरा पक्का ही शुरू, टन 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 टन, तीसरा खत्म, चौथा शुरू, टन 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 टन। बच्चे घर जाके सुत्ती बाबू, मेरे भाई पता लगा इंटरवल हो गई है, मैदान में चढ़ पड़े हैं बच्चे अपना अपना टिफिन बोतल कंधे पे टांग के। एग्जैक्टली हमें पता है कब कौन सा पीरियड खत्म, कब अगला पीरियड शुरू, घंटियां इस बात का इंडिकेटिव है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां कोई घंटी नहीं बजती कि अब हम कह दें कि भाई प्रॉपर प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज शुरू, मेटाफेज खत्म, एनाफेज शुरू, एनाफेज खत्म, टीलोफेज शुरू ना। हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन्हें देख करके बताना पड़ेगा कि भैया कौन सा फेज चल रहा है। जैसे मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, तो जिस फेज में प्लेट बनी वहां मैं कहूंगा कि हाँ ये पक्का मेटाफेज होगा, एक इवेंट देख के मैंने बताया कि मेटाफेज चल रहा है। दूसरा, एनाफेज में चीरफाड़ स्टार्ट हो गई, क्रोमोसोम्स को मैंने फाड़ के अलग अलग पोल्स पे भेज दिया, तो मुझे पता लग जाएगा पक्का एनाफेज चल रहा है। यानी कुछ कुछ देख करके, हर इवेंट की कोई खास बात देख करके मैं बताऊंगा कौन सा इवेंट चल रहा है। यह आपको आइडिया लगाना होता है। ऐसी क्लियर कट लाइंस यहां पर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी आप कह सकते हैं नो क्लियर कट लाइंस, नो क्लियर कट लाइंस कैन बी ड्रॉन in between these phases। ये जो फेजेस है इनके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि अब प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू, मेटाफेज खत्म, एनाफेज शुरू, ऐसा नहीं है। आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख करके। यस गुरुजी, वो कैसे अंदाजा लगाना है ये मैं आपको सिखा दूंगा बढ़िया तरीके से। करेक्ट है? करेक्ट है सर, करेक्ट है। इतनी बातें मेरे सारे भाइयों को समझ में आई? एक बार फटाफट बताइए, मैं रिवीजन करवा देता हूं। मैंने कहा कि एम फेज में सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियर डिवीजन, बाद में साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन के 4 सब फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है गुरुजी। इन चारों फेजेस के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, तो हमने कहा ये चारों फेज कैसे हैं? प्रोग्रेसिव हैं। ये बात सारे भाइयों को समझ में आई? एक बार बताइए, झटपट बताइए, फटफट बताइए। यहां तक लिख लिया है तो या इन द चैट सेक्शन प्लीज, और अपना एक फर्रा निकाल लीजिए। सीधा अगर कॉपी में नोट करना चाहते हो तो कॉपी में एक खाली फर्रा ले लीजिए, और मेरे भाई अगर डायरेक्टली कॉपी में नोट नहीं करना चाहते, मैं ये हिदायत दूंगा, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन, कि आप पहले एक खाली पन्ना ले लें, चाहे रूल्ड ले लें, चाहे वो 10 रुपए में लूट लो वाली काले पेज वाली कॉपी होती है वो ले लें, जैसा आपका पन्ना है वैसा आप पन्ना ले लें। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि सफेद पन्ना ही लेना है बहुत अच्छी क्वालिटी का, कोई भी एक पन्ना ले लो। लेकिन उस पर जब आप ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ, और आप लेबलिंग में गड़बड़ी भी करेंगे ना, बाद में जब आप फेयर बना रहे होंगे ऐसा डायग्राम बनेगा, आप देखना क्या डायग्राम बनेगा। अभी देखना, आज भाई पाब्लो पिकासो बनेंगे इधर। आज बताएंगे, ड्राइंग क्लास है आज तुम्हारी। आज एक स्लाइड में माइटोसिस खत्म, अगले से अगले लेक्चर में एक स्लाइड में मियोसिस खत्म, और ऐसी ताबड़तोड़ खत्म कि डायग्राम बोलेगा, डायग्राम दिल से बोलेगा कि मैं ये हूं, मेरी प्रॉपर्टी ये है, मैं ये करता हूं, अपना बयान खुद देगा एक एक डायग्राम बोलती बाबू। एक एक चीज में मजा आएगा। बस एक फर्रा ले लो, एक कोरा कागज ले लो, अभी उस कोरे कागज पे जीवन की तस्वीर बनवाता हूं। यस गुरुजी, यस गुरुजी, आ जाओ मेरे भाई। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं यहां तक। देखो कल कुछ बातें कर ली थी हमने। एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा क्योंकि यही चीरफाड़ होगी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स होगी, बिल्कुल होगी। सेल में जितने कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम आधा आधा बांटेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आप देखें पेरेंट में और प्रोजेनी में क्या एकदम सेम होंगे? एकदम सेम होंगे गुरुजी, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कह दिया था, इक्वेशनल डिवीजन कह दिया था। 4 स्टेजेस होती हैं यहां कैरियोकाइनेसिस की, और ये सारी की सारी स्टेजेस प्रोग्रेसिव होती हैं, यानी इनके बीच में बहुत क्लियर कट लाइंस जो हैं ये ड्रॉ नहीं करी जा सकती हैं। आपका यहां पर 4 फेजेस है, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिल्लूफेज। इनके बारे में ही हमें डिस्कशन करनी है एक एक करके। सबसे पहले एक ही स्लाइड में 90% पॉइंट कवर कराऊंगा, और उसके बाद जो जो चीजें बच जाएंगी उनको हम अलग से ड्रॉ भी करेंगे, सारी बातें लिखेंगे। आ जाओ मेरे भाइयों, सबसे पहले एक खाली फर्रा ले लो, एक खाली फर्रा ले लो, और हेडिंग डालना चाहो तो डाल लो, मिस्टर कैरियोकाइनेसिस, मिस्टर कैरियोकाइनेसिस, मिस्टर कैरियोकाइनेसिस यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे, यानी यहां सारे के सारे फेजेस आपके न्यूक्लियर डिवीजन के
हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे प्रोफेज की, यहां पर हम लोग बात करेंगे मेटाफेज की, यहां पर हम लोग बात करेंगे एनाफेज की एंड टीलोफेज की। लेकिन 6 गोले हम लोग बनाएंगे क्योंकि हम इनिशियल प्रोफेज और फाइनल प्रोफेज अलग दिखाते हैं और हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज और रियल मेटाफेज अलग दिखाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा फर्क होता है। तो टोटल 6 आपके यहां पर गोले बनेंगे, यानी 6 कंडीशंस मैं बनाऊंगा, 6 सेल्स यहां पर मैं बनाऊंगा, मतलब एक सेल की स्टेजेस दिखाऊंगा। यहां पे मैंने क्या कहा, अर्ली प्रोफेज, पहले आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। दिस इज अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। दिस इज लेट प्रोफेज, यानी एंड का प्रोफेज है, लेट नहीं गया, तुम्हारी तरह नहीं है खा के 5 किलो चावल अभी लेटती बाबू, नहीं, लेट प्रोफेज मतलब आखिरी पड़ाव है। उसके बाद ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज का अर्ली फेज बोल सकते हो उसको, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ठीक है गुरुजी। इसे कहा प्रॉपर मेटाफेज, प्रॉपर मेटाफेज। इसे कहा एनाफेज और इसे कहा मिस्टर टिल्लू फेज। जी गुरुजी बात समझ में आ गई है गुरुजी, इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, ठीक है, यहां तक सेट है सब कुछ? जी गुरुजी यहां तक सब कुछ सेट है, अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना? ठीक है भाई, इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें मैं और बताता हूं अभी, ठीक है, ठीक है। आइए, दिस इज द डायग्राम, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। एस फेज के दौरान क्या हुआ था, एस फेज में क्या हुआ था, मुझे खुद एस फेज में क्या हुआ था एक बार मुझे खुद बताइए। व्हाट हैपेंड इन द एस फेज? क्या मैं कह सकता हूं कि एस फेज में साइटोप्लाज्म के अंदर, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना मेरे शेरों, मैं कह रहा हूं कि एस फेज में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आपका सेंट्रियोल सेंट्रोसोम डुप्लीकेट किया था? क्या यहां पर मैं एक सेंट्रियोल का पेयर बना दूंगा, यानी एक सेंट्रोसोम मैंने ये बना दिया, एक सेंट्रोसोम मैंने ये बना दिया, क्या ये रेप्लिकेट हो गए थे एस फेज में? हाँ के ना? यस गुरुजी हो गए थे। और ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोफेज में अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। पहुंचेंगे कब अपोजिट पोल पे? एकदम अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे कब? मेटाफेज में पहुंच जाएंगे। खास बात होती है इसकी, मेटाफेज में अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अपोजिट पोल पे जाना शुरू कब कर देते हैं? आपका प्रोफेज में शुरू कर देते हैं। यस गुरुजी। एंड एस फेज में दूसरा काम क्या हुआ था गुरुजी? डीएनए बना था, डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, डीएनए रेप्लिकेट हुआ था। अब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब आप बुद्धिमान बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बात पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसको देख देख के मैं दूसरा स्ट्रैंड बना दूंगा, नया बना दूंगा। समझ लो फॉर रेफरेंस, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यहां लिखा हुआ ए टी जी सी ए टी टी सी ए। इसको देख के अगर मैं नया स्ट्रैंड बनाऊं, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने टी, यही होता है। यानी मेरे भाई नया और पुराना डीएनए, पुराना स्ट्रैंड था जिसको देख देख के मैंने नया स्ट्रैंड बनाया, अभी इनको मैंने गूंथ रखा है एक दूसरे के अंदर, अभी इनको एकदम अलग अलग नहीं किया है। नया और पुराना डीएनए साथ पाए जा रहे हैं क्योंकि ये अभी बना ही है, अभी जस्ट ताजा ताजा नया नया डीएनए बना है। ये पुराने वाले डीएनए के साथ गुथा हुआ है, ये पुराने वाले डीएनए के साथ गुथा हुआ है। नया और पुराना डीएनए साथ पाया जा रहा होता है। जी गुरुजी एकदम साथ पाया जा रहा होता है। ये गुथा हुआ है, ये गुथा हुआ होता है। करेक्ट है सर, गुथा हुआ है। ये डीएनए है जो खुला खुला पाया जा रहा है। क्या इस खुले खुले डीएनए की पैकेजिंग भी प्रोफेज में स्टार्ट होगी? द आंसर इज यस। क्या इस खुले खुले डीएनए की पैकेजिंग भी यहीं पर स्टार्ट हो जाएगी, इसी प्रोफेज में स्टार्ट हो जाएगी? यस। मेटाफेज में प्रॉपर क्रोमोसोम बन जाते हैं, बेस्ट क्रोमोसोम बन जाते हैं पैक होने के बाद।
प्रॉपर क्रोमोसोम यहां दिखाई देगा मेटाफेज में, जो हम इस तरीके का बनाते हैं ना, ये क्रोमोसोम आपको मेटाफेज में दिखाई देगा। इससे पहले प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे क्रोमोसोम की तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं। क्या? बिल्कुल बढ़ रहे होते हैं गुरुजी। तो यहां पर क्या हुआ, आराम से मेरी बात को देखिए, प्यार से मेरी बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोफेज के चीथड़े इतने में ही उड़ जाएंगे। आराम से देखिए, मैंने कहा सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। क्या? बिल्कुल बढ़ते रहेंगे गुरुजी, बिल्कुल बढ़ते रहेंगे। अपोजिट पोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यहां एकदम अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट, अपोजिट पोल की तरफ बढ़ते रहेंगे और यहां एकदम अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं मेटाफेज के अंदर। सिमिलरली अगर आप देखें तो प्रोफेज के एंड में क्या होता है, एक खास बात है, प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वगैरह, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। क्यों गायब होती हैं इसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ ड्रॉ करते रहो, मैं सारी चीजें 5 बार समझाऊंगा कम से कम, सारी चीजें एकदम दिमाग में टिप पे आ जाएंगी। बस आप एक बार मेरे साथ साथ बस ये डायग्राम बना लो, लिखने का काम खत्म कर लो, फिर समझाने का काम मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। जितना ड्रॉ करते करते समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, वो सब ठीक है, बाद में समझाने का पूरा काम मेरा, याद कराने का पूरा काम मेरा। ठीक है? ठीक है, आराम से देखिए। अर्ली प्रोफेज में आपका क्या हुआ, यानी प्रोफेज जब शुरू हुआ है तो डीएनए खुला खुला पड़ा है। घर पे जैसे आप पड़े रहते हैं मेरे भाई, नॉर्मल आराम से बंडी पहनी हुई है, नीचे बरमूडा कच्छा पहना हुआ है, मस्त आराम से घुटने तक के कच्छे में, बनियान में घर पे बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सूट बूट में आना है। यू नीड टू अटेंड वेडिंग। अब आपको खुला खुला रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको अपनी शाही पोशाक में, सूट बूट में आ जाना है। यानी कि इस डीएनए को हम लोग कंडेंस करेंगे, पैक करेंगे और क्रोमोसोम बना देंगे धीरे धीरे। यस गुरुजी, क्रोमोसोम बना देंगे। तो प्रोफेज में ही अगर आप देखें, प्रोफेज में ही अगर आप देखें तो प्रॉपर क्रोमोसोम तो नहीं बने हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम तो नहीं बने हैं, लेकिन क्रोमोसोम जैसा कुछ बन गया है ठीक ठाक। प्रॉपर क्रोमोसोम तो नहीं कह सकते इनको, क्रोमोसोम जैसा ही कुछ बन गया है ऐसा कह लो भाई, है ना? ठीक है, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बना है, लेकिन ठीक ठाक पैकेजिंग हो गई है, ये बात हमें समझ में आ गई। सेंट्रियोल्स भी अपोजिट पोल की तरफ ठीक ठाक पहुंचने वाले हैं, मेटाफेज में एकदम प्रॉपर अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। यानी अगर मेरी जान, मेरे भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें आपको लिखवाऊं प्रोफेज के बारे में, मेरी बात को गौर से सुनना, यह डायग्राम खुद अपनी गवाही देगा, यह डायग्राम चीख चीख के खुद अपने बारे में सारी बातें बताएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर मैं यहां पर बोलूं, पहली बात, सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, स्टार्ट कर दिया इसने मूव करना, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये कहां शुरू किया बता दो ना, अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कब किया है गुरुजी? प्रोफेज में किया है। और अपोजिट पोल पर पहुंच कब जाएगा, अपोजिट पोल पर पहुंच कब जाएगा? सेंट्रियोल रीच अपोजिट पोल, रीच अपोजिट पोल्स। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर आप देखेंगे, एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का एंड हमें कैसे पता लगता है कि प्रोफेज खत्म हो चुका है? प्रोफेज के एंड पे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, जीसी, ये सारी चीजें गायब हो जाती है। मैं नीचे लिख देता हूं और फिर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। मैं कह रहा हूं एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको आगे से हम लोग एनई लिखेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, जीसी डिसअपियर। क्यों डिसअपियर होते हैं ये मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिसअपियर। सेकंड चीज कि प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, जीसी सब गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप आपको गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद कहीं भी न्यूक्लियर एनवेलप आप नहीं बनाओगे। ठीक है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए की शक्ल देखो, डीएनए की शक्ल देखो। क्या मैं कह सकता हूं यहां डीएनए कंडेंसेशन स्टार्टेड? क्या मैं कह सकता हूं क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्टेड, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया है? क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट्स
क्रोमोसोम भी बनना स्टार्ट हुआ है और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुए हैं। ये स्टार्ट वर्ड बहुत जरूरी है। क्रोमोसोम भी बनना शुरू हुआ है यहां प्रोफेज में और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हुए हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर पहुंचे मेटाफेज में और क्रोमोसोम भी सबसे बेस्ट यहीं दिखाई देगा आपका मेटाफेज में। यहीं पैकेजिंग पूरी होगी। प्रोफेज में शुरू, मेटाफेज में खत्म। ये मेटाफेज में भी दोबारा से मैं बात बताऊंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम यहां पर पहुंचे हैं, आराम से मेरी बात को सुनेगा। मैंने कहा नया और पुराना डीएनए आपस में गुथा हुआ है। क्या ये अलग अलग है या साथ है? एक बार चैट सेक्शन में लिखो, अलग या साथ। पुराना डीएनए, नया डीएनए ऐसे पड़े हुए हैं, अलग है कि साथ है? बता दो ना, अलग है कि साथ है? सिर्फ इतना लिखो, अलग या साथ? गुरुजी साथ। सिंपल सी बात है। पुराना डीएनए, नया डीएनए, पुराने को देख देख के नया बनाया, साथ हैं दोनों? बिल्कुल साथ हैं। अगर साथ है तो ये डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं नॉन डिस्टिंक्ट या इनडिस्टिंक्ट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ये साथ पाए जा रहे हैं और साथ गुथे हुए हैं। तो क्या इसे टेंगल्ड भी लिख सकते हैं? एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ वाइंड है, गुथे हुए हैं, तो इसे टेंगल्ड कह दिया, इंटरवाइंड कह दिया या इनडिस्टिंक्ट कह दिया। क्या तीनों बातें सेम है? एकदम सेम है गुरुजी, एकदम सेम है, एकदम सेम है। यहां आपने क्या लिखा? न्यू एंड ओल्ड डीएनए, न्यू एंड ओल्ड डीएनए is intertwined or tangled. Correct, tangled. New and old DNA are indistinct. New and old DNA are indistinct. दैट इज इनडिस्टिंक्ट का मतलब नॉट डिफरेंट, साथ पाए जा रहे हैं, अलग अलग नहीं किया है हमने, है ना, नॉट डिफरेंट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। यहां पर देखिए, इतनी बातें सिर्फ प्रोफेज के बारे में गौर से सुन लेते हैं, गौर से समझ लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। इतनी बातें सिर्फ समझ लेते हैं बहुत प्यार से, आराम से, फिर आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सिर्फ इतनी बातों को गौर से सुनो, इतनी बातों को गौर से सुनो। इसीलिए तो कह रहा हूं मेरे भाई, एक बार पहले रफ पेपर पे लिखोगे, तब जाके फाइनल पेपर पे लिखोगे तो मजा आएगा, तो बनाने में भी सम्मानजनक डायग्राम बनेगा। यस, आ जाओ। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा? सबसे पहली बात मैंने ये कहा, प्रोफेज में, क्योंकि प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है, प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है, यानी इससे पहले जस्ट नया नया डीएनए बना होगा। सर इससे पहले तैयारी हो रही थी, इससे पहले तैयारी हो रही थी, आपका प्रेपरेटरी फेज चल रहा था, एस फेज था, उसमें डीएनए बना था, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ है। तो जो नया नया डीएनए बना है वो पुराने वाले डीएनए के साथ ही पड़ा है, अभी गुथा हुआ है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहां पर बोल रहे हैं कि नया और पुराना डीएनए साथ में गुथा हुआ है, जिसको हम कहते हैं टेंगल्ड है या इंटरवाइंड है, नया और पुराना डीएनए। और कह दिया नया पुराना डीएनए साथ है तो इट इज इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, साथ पाया जा रहा है, तो इट इज इनडिस्टिंक्ट। सर बात समझ में आ गई। तो पहली बात तो डीएनए के बारे में 3 पॉइंट बताए हमने, टेंगल्ड है, इंटरवाइंड है, इनडिस्टिंक्ट है। सर बात समझ में आ गई। दूसरा हमने बताया कि प्रोफेज की एक पहचान की यहां पर ये जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे अपोजिट पोल पर जाते रहेंगे, अपोजिट पोल पर पहुंच कब जाएंगे? फाइनली मेटाफेज में। प्रोफेज में काम शुरू हुआ, मेटाफेज में खत्म हुआ। सिमिलरली हमने कहा ये जो डीएनए है ये पैक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा इन प्रोफेज, और प्रॉपर क्रोमोसोम कब बना लेगा? इन मेटाफेज। सर ये बात भी हमें समझ में आ गई, ये बात भी हमें चमक गई, कोई टेंशन कोई परेशानी इसमें हमें नहीं है। एंड चौथी बात कि भैया एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म होगा तो मेरे भाई यहां पर जो न्यूक्लियर एनवेलप थी, न्यूक्लियोलस था, ईआर था, जीसी था, ये गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा? मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। क्यों गायब होगा? अगर बिटिया के अंदर एक आधा माइटोकॉन्ड्रिया कम पहुंचा तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी? नहीं आएगी। एक आधा आपका क्लोरोप्लास्ट कम पहुंचा तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर समझ लो क्रोमोसोम कम ज्यादा पहुंचे तो क्या दिक्कत आएगी?
आप पढ़ते हो 12th क्लास में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। हमें तो दोनों के दोनों डॉटर सेल में एकदम बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भेजने हैं जितने पेरेंट सेल में थे। क्रोमोसोम का तो कतरा कतरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा पार्ट भी रह गया तो दिक्कत आ जाएगी। आप समझ लो ये न्यूक्लियर एनवेलप गायब नहीं हुआ होता, मैंने यहां नीचे से ये सेंट्रियोल नीचे पहुंचा, मैंने नीचे से जाला फेंका, क्रोमोसोम को मैं नीचे खींच रहा हूं, क्या रास्ते में इसका माथा फट जाएगा? फट जाएगा गुरुजी। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही कितनी सारी चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहां पर जो है स्पाइडरमैन ने मेरी छाती पे जाला फेंका, मैं एक क्रोमोसोम हूं, मैं जा रहा था, स्पाइडरमैन मुझे बुला रहा था, रास्ते में ही मुंह फट गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़े बड़े रोड़े पाए जा रहे थे। क्या मेरे भाई मैं चाहता हूं मेरा रास्ता क्लीन हो? बिल्कुल चाहता हूं सर। क्या मैं चाहता हूं मेरा रास्ता क्लीन हो? क्या मैं बीच की सारी मेम्ब्रेन्स हटा देना चाहता हूं? बिल्कुल हटा देना चाहता हूं। तभी तो मेरे भाई, तभी तो हमारा क्रोमोसोम जो है ये ऊपर नीचे आधा आधा बट पाएगा जब इसका रास्ता क्लीन होगा। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। मैं चाहता हूं कि वो रास्ता क्लीन हो, एंड फॉर दैट मेरे को ये रास्ते के सारे जो मेम्ब्रेन्स थे गायब करने होंगे, इसीलिए मेम्ब्रेन गायब होती है। करेक्ट, इसीलिए मेम्ब्रेन गायब होती है। अब क्या हुआ? मेम्ब्रेन वगैरह गायब हो गई, प्रोफेज के एंड में मेम्ब्रेन वगैरह गायब हो गई, रास्ता साफ। रास्ता साफ तो यहां पर क्या हुआ? रास्ता साफ तो यहां पर क्या हुआ? आपका जो मेटाफेज है, अर्ली मेटाफेज है, ये क्या करेगा? ये जाले फेंक देगा इन क्रोमोसोम्स पे, ये जाले फेंक देगा इन क्रोमोसोम्स पे, और इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, सेंटर पे लाने की कोशिश करेगा, इन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। बताओ मेरे शेर, ये जो आपके क्रोमोसोम है इसमें किस पार्ट पर स्पिंडल फाइबर अटैच होगा? गुरुजी यहां पर स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होगा? काइनेटोकोर पे अटैच होगा, काइनेटोकोर पे अटैच होगा। ये समझ लो काइनेटोकोर है, ये समझ लो काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर के अराउंड ये काइनेटोकोर है, प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, काइनेटोकोर है। मैंने यहां से जाला फेंका, मैंने यहां से जाला फेंका, और मैं कह रहा हूं कि भैया तुम थोड़ा ऊपर की साइड हो। मैंने इस क्रोमोसोम को कहा तुम थोड़ा ऊपर की साइड हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। ऊपर से भी जाला फेंका एडजस्ट करने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा सा ठीक है, नीचे की साइड चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जाला थोड़ा ज्यादा खींचेगा, ये वाला थोड़ा कम, ये सेंटर के पास आ जाएगा। इसको भी मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा नीचे की साइड आ जाओ यार, ऊपर की साइड क्या कर रहे हो। इसको मैं कहूंगा चलो यार थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की साइड हो जाओ, क्योंकि भैया तुम थोड़ा नीचे की साइड ज्यादा हो। इसको मैं कहूंगा थोड़ा ऊपर की साइड हो जाओ, तुम थोड़ा नीचे की साइड ज्यादा हो। इन सारे क्रोमोसोम को कुछ 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 करके क्या मैं एकदम सेंटर पे ले आऊंगा? क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज का जब बंटवारा होता है, बंटवारा करने से पहले सारे के सारे सामान को पहले सेंटर पे रखते हैं कि बांटेंगे। बीच में रख लो सारा सामान, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, पहले बीच में रखो सारा सामान। सबसे इंपॉर्टेंट सामान जो हमें बिटिया सेल्स को देना है वो कौन है? सबसे पहला सामान, सबसे बेहतर सामान जो हमें बिटिया सेल्स को देना है वो क्या है? क्रोमोसोम है। तो इनको एकदम बीच में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। ठीक है, बीच में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। अब मेरे भाई देखो यहां पर ये मेटाफेज है, यहां पे क्रोमोसोम एकदम प्रॉपर बन जाएंगे, और इनको खींच तान के हम लोग कहां ले आए हैं? इनको खींच तान के हम लोग एकदम सेल के सेंटर पे ले आए हैं। दिस इज क्रोमोसोम, एकदम प्रॉपर क्रोमोसोम यहां पर दिख रहा है, जिसे खींच तान के हम लोग कहां ले आए हैं? आपके सेल के सेंटर पे ले आए, सेल के सेंटर पे ले आए। करेक्ट, करेक्ट है सर, सेल के सेंटर पे ले आए। यस, थोड़ा थोड़ा इसको छोटा कर देते जिससे कि अच्छे क्रोमोसोम हमें देखने को मिले, प्रॉपरली साइज्ड क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिले। क्या इन्हें हम सेंटर पे ले आए हैं? बिल्कुल ले आए हैं गुरुजी, इन सब को हम सेंटर पे ले आए हैं। यस यस सर, ठीक है, एकदम सेंटर पे ले आए। हमने क्या किया यहां पर? हमने यहां पर इनके ऊपर जाले फेंके। जाले का नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर है। हमने इनके ऊपर क्या फेंके? काइनेटोकोर के ऊपर जाले फेंके, और खींच तान के एडजस्ट करके इन क्रोमोसोम्स को हम लोग कहां ले आए? हम एकदम सेल के बीचों बीच ले आए, सेल के बीचों बीच ले आए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, एकदम सेल के बीचों बीच ले आए। यहां पर थोड़े से माइक्रोट्यूब्यूल्स आसपास भी निकल रहे होते हैं, तो एक स्टार जैसी अपीयरेंस आती है। सिर्फ बना लो, मैं बहुत बार समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर किसी बालक को ऐसा लग रहा है
कि मुझे एक दो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो तुम सही ट्रैक पे हो मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि यू हैव मिस्ड समथिंग, मैंने समझाना शुरू ही नहीं किया है। ये तो बोनस है जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया है। पहले तो मैं पूरा बनाऊंगा मेरे भाई, पहले तो मैं पूरा कलाकार बनूंगा, फिर मैं पूरा अटेम्प्ट लगाकर आपको 2-3 बार समझाऊंगा। रिपीट तो अभी लिखो ही मत, क्योंकि मैंने शुरू ही नहीं किया है। रिपीट तो मैं तब करूंगा ना जब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी तो आई हैव नॉट टेक्निकली स्टार्टेड, अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बनवा रहा हूं, सिर्फ डायग्राम बनवा रहा हूं मैंने शुरू ही नहीं किया है टॉपिक। पहले मैं सारी चीजें बनवाऊंगा, एक बार बनाते बनाते समझाऊंगा, फिर डिटेल में समझाऊंगा। जब आप सारे कलम छोड़ दोगे उस टाइम पे सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा, बार बार 3 4 5 बार, जब तक हर बच्चा नहीं बोल देगा कि सर चमक उठाए कंसेप्ट, तब तक छोड़ूंगा ही नहीं मैं आपको। ठीक है, तो इत्मीनान से बैठो। कोई बच्चे लिख रहे हैं कि सर रिपीट, सर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है मेरे भाई, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है, तो समझ में कैसे आएगा। ये जो सुन रहे हो नाम, दीज आर जस्ट बोनसेस, है ना। ये तो बोनस है कि हाँ भैया नाम सुन लिया हमने सर के कहने पे, बस इतना ही। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब देखो, मैंने कहा प्रोफेज में 3 काम हुए। डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, पैक होना स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट हुआ, यस। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुए, यस। प्रोफेज के एंड पे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो गए, यस। अब मेरे भाई जब मेटाफेज स्टार्ट हुआ, मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं यहां पर आपका स्पिंडल फाइबर अटैच कर दूंगा टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स। ये काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, बिल्कुल भैया ये काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। सेंट्रोमेयर पे डायरेक्टली अटैच होने का स्पेस है ही नहीं स्पिंडल फाइबर के लिए, इसीलिए काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। और मैं क्या करूंगा, यहां पर इन क्रोमोसोम्स को एडजस्ट करूंगा, जिससे कि ये सारे सेंटर पर आ जाए, एक पर्टिकुलर लाइन पे आ जाए। ठीक है, एकदम ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इन सारे के सारे क्रोमोसोम्स को, जितने भी क्रोमोसोम्स थे, इन्हें सेल के सेंटर पे लगा दिया। अगर ये सेल नहीं अर्थ होता, हमारी पृथ्वी होती, हमारा गोला होता, तो उस गोले के बीच से एक इमेजिनरी लाइन निकल रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। क्या नाम है उसका, बता दो ना सर। उसका नाम है इक्वेटर। गुरुजी हमारी भूगोल बहुत अच्छी नहीं है, गुरुजी ज्योग्राफी में हमारे नंबर कम आते थे, लेकिन इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है कि अर्थ के सेंटर पे से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। अगर मैं इस सेल के एकदम बीचों बीच, यानी इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम इस तरीके से रख दूं कि एक पूरी की पूरी प्लेट बन जाए, तो क्या मैं इसे इक्वेटोरियल प्लेट कह दूंगा? या मेटाफेज के दौरान ये प्लेट बन रही है तो क्या मैं इसे मेटाफेजिक प्लेट कह दूंगा? बिल्कुल कह दूंगा सर। नाम तो हमने डिकोड किया है, खोपड़ी पे तेल लगा के नाम में घुसे हैं हम, नाम तो हमने डिकोड कर लिया है। तो आप क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड, प्लेट इज फॉर्म्ड, दैट इज all chromosomes aligned at equator, all chromosomes aligned at equator। इक्वेटर पे सारे के सारे क्रोमोसोम आके लग गए हैं क्या? एकदम लग गए हैं गुरुजी, कोई टेंशन नहीं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुए थे प्रोफेज में, पहुंच गए मेटाफेज में। डीएनए पैक होना शुरू हुआ था प्रोफेज में, एकदम पूरा पूरा पैक हो गया है मेटाफेज में। तो एम फॉर मेटाफेज में आप एम फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सबसे बेस्ट देख सकते हैं, देख सकते हैं गुरुजी, एकदम देख सकते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड, स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑफ क्रोमोसोम्स, that is morphology is best studied, is best studied। यहां पर क्रोमोसोम गिन पाओगे? क्रोमोसोम बने ही नहीं है प्रोफेज में, क्रोमोसोम अच्छे से बने ही नहीं है। यहां बेस्ट दिखाई देते हैं, एकदम गिन लोगे? गिन लेंगे सर। और इनका स्ट्रक्चर भी देख लोगे? देख लेंगे सर। सबसे बेस्ट पैकेजिंग है। तो यहां एम फॉर मेटाफेज में एम फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम हम देखते हैं। ये हमें बात समझ में आ गई? ठीक है गुरुजी, बढ़िया तरीके से हमने बात देखी। अब हम बात कर लेते हैं एनाफेज की।
अगर आपने क्रोमोसोम्स को सेंटर पे रखा है, क्यों रखा है बताइए सर? अगर हमने इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को सेंटर पे रखा है तो क्यों रखा है? इसीलिए रखा है क्योंकि हम इनको आधा आधा फाड़ सके। हमने इनको इसीलिए रखा है कि हम इनको आधा आधा फाड़ सकें। समझ लीजिए ये क्रोमोसोम है तो क्या इसकी ऊपर वाली क्रोमेटिड ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली क्रोमेटिड नीचे चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। और ये जो बीच का सेंट्रोमेयर है, क्या इसके चीथड़े उड़ जाएंगे? क्या ये आधा आधा बट जाएगा, ऊपर नीचे फट जाएगा? यस गुरुजी, सिंपल सी बात है। अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, मैं कह रहा हूं ये आपका सेंट्रोमेयर है, ये आपका एक क्रोमेटिड, ये आपका दूसरा क्रोमेटिड। मैं कह रहा हूं यहां काइनेटोकोर लगा है, यहां काइनेटोकोर लगा है, इसे मैं नीचे से भी खींच रहा हूं, ऊपर से भी खींच रहा हूं। मुझे खुद बताइए मेरे भाई मेरी जान, मुझे खुद बताइए, क्या ये ऊपर वाली क्रोमेटिड ऊपर खींची जाएगी, नीचे वाली क्रोमेटिड नीचे खींची जाएगी? और ये जो बीच का सेंट्रोमेयर है, क्या इसको आधा आधा मैं बांट दूंगा, आधा आधा मैं बांट दूंगा ऊपर नीचे? क्या यही होगा? तभी दो बराबर टुकड़े होंगे। बिल्कुल गुरुजी, तभी दो बराबर टुकड़े होंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं दो बराबर टुकड़े करने का। दिस इज द ओनली मेथड जिससे आप दो बराबर टुकड़े कर सकते हो। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इस क्रोमोसोम को नीचे की साइड खींचा, इस क्रोमोसोम को नीचे की साइड खींचा। मुझे बताइए कौन सा पार्ट नीचे रहेगा, ये गोल मटोल टुंडू या फिर आपका ये क्रोमेटिड की आर्म्स? कौन सा पार्ट नीचे रहेगा? समझ लीजिए मेरे भाई, मेरे पास यहां बोतल है पानी की, मैं एक स्पाइडरमैन हूं, मैंने अपना शाही जाला निकाला और इस बोतल के ढक्कन पे मारा, और इस बोतल को जब मैं अपनी तरफ खींचूंगा तो क्या ये ढक्कन मेरी तरफ हो जाएगा? क्योंकि जाला वहां पर लगा हुआ है, तो ढक्कन मेरी तरफ और बाकी बोतल उसके पिछू पिछू आ जाएगी गुरुजी। यानी कि मेरे भाई जिस जगह मैंने जाला फेंका है वो पार्ट जाले की तरफ होगा, मेरे हाथ की तरफ होगा। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यही होता है। तो अगर मेरे भाई मैंने जाला फेंका और यहां काइनेटोकोर पे मारा, यहां काइनेटोकोर पे मारा, तो काइनेटोकोर वाला पार्ट पोल की तरफ होगा और आर्म पीछे पीछे लुढ़कती आ रही होंगी, लुढ़कती आ रही होंगी गुरुजी, लुढ़कती आ रही होंगी। ये बात देश का बच्चा बच्चा जानता है। क्या ये खेल होगा? होगा गुरुजी। यहां है आपका काइनेटोकोर, यहां है आपका काइनेटोकोर, और यहां हमने इसको नीचे की साइड खींच लिया है आधे मसाले को। यस यस। सिमिलरली ऊपर की साइड भी अगर मैं यहां से जाला फेंक रहा हूं इस काइनेटोकोर पे, तो एक काइनेटोकोर वाला पार्ट ऊपर की साइड होगा, होगा गुरुजी, ऊपर की साइड होगा, होगा गुरुजी, ऊपर की साइड होगा, होगा गुरुजी, ऊपर की साइड होगा, होगा गुरुजी। काइनेटोकोर बना दे, बना दो गुरुजी, बना दो गुरुजी, बना दो गुरुजी। स्पिंडल फाइबर बना दे, बना दो बना दो बना दो बना दो गुरुजी। तीर बना दे, बना दो बना दो बना दो बना दो गुरुजी। क्या ये डायग्राम बन गया है? बन गया है गुरुजी। क्या ये डायग्राम बन के तैयार हो चुका है? बिल्कुल तैयार हो चुका है। गुरुजी ने ताबड़तोड़ कारनामा कर दिया है। यहां पर हमने यहां पर क्या लिखा? हमने यहां पर लिखा, अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई हमसे पूछे कि हमने यहां क्या कर डाला है, तो हम क्या कहेंगे? हम यहां पर कहेंगे कि एक क्रोमोसोम था जिसकी क्रोमेटिड से सेपरेट हुई, जिसकी क्रोमेटिड से सेपरेट हुई, एंड सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमेयर के चिथड़े उड़ गए, आधा आधा हो गया, और मेरे भाई क्रोमेटिड सेपरेट हो गई। ये जो दो क्रोमेटिड थी ये दोनों सेपरेट हो गई, एक क्रोमेटिड ऊपर एक नीचे, और बीच के सेंट्रोमेयर के दो टुकड़े हो गए, वो स्प्लिट हो गया। ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप कह सकते हो सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स पोल, टुवर्ड्स पोल एंड आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, पीछे पीछे पीछा करती हैं। ट्रेल बिहाइंड मतलब पीछा कर रही होती हैं। तो सेंट्रोमेयर को मैं पोल की तरफ खींचूंगा और आर्म पीछे पीछे लुढ़कते लुढ़कते आएंगी, लुढ़कते लुढ़कते आएंगी। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी, एकदम करेक्ट है। अगर मैं यहां क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहा हूं तो क्रोमोसोम वी शेप बनेगा, एल शेप बनेगा, जे शेप बनेगा या आई शेप बनेगा, यह मुझे यहीं पता लगेगा जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। स्पाइडरमैन बन के दिखाया था लास्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। बिल्कुल गुरुजी, इसका मतलब यहां पर भी अगर आपको एनाफेज में
ए फॉर एनाटमी देखनी है यानी शेप देखनी है तो आप एनाफेज में देखोगे। यस, तो आप क्या कहोगे, शेप और एनाटमी ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड, शेप या एनाटमी ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड, ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड, करेक्ट। इस स्टडीड को मैं नीचे फेंक दूंगा, स्टडीड को नीचे डाल देते हैं, बाद में आपकी स्लाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई। एम फॉर मेटाफेज में एम फॉर मॉर्फोलॉजी देखो, ए फॉर एनाफेज में ए फॉर एनाटमी देखो। गुरुजी याद हो गया, कुछ करना ही नहीं है। यस यस गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात हमें समझ में आ गई, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है जी, ठीक है। शेप देखनी है यहां देखेंगे, नंबर काउंट करना है यहां करेंगे, सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, अरे अभी टॉपिक शुरू भी नहीं किया है ढंग से, एस्टर वेस्टर सब बताऊंगा, वो हम पे छोड़ दिया जाए, अभी रुको, थमो थोड़ा। यस यस, ठीक है गुरुजी, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्रोमोसोम मैंने अपोजिट पोल पर पहुंचा दिए हैं, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर पहुंचा दिए, कंटेंट अपोजिट पोल पर पहुंचा दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो अपोजिट पोल पर पहुंचा दी। क्या इनको घेर लूं, न्यूक्लियस बना के, क्या इनको घेर लूं? घेर लो गुरुजी, न्यूक्लियस बना दो, घेर लो, इसमें डाल दो इस सारे के सारे कंटेंट को। ये जो आपने अपोजिट पोल पे कंटेंट पहुंचा है इसको इन न्यूक्लियस में डाल दो, बढ़िया बढ़िया न्यूक्लियस में डाल दो। ठीक है, ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है ये यहां बना दिए, नीचे वाले यहां बना दिए। ठीक है, यानी कि टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में अब क्योंकि पहले हमें रास्ता क्लियर करना था क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए, अब क्रोमोसोम मूव कर चुके हैं तो बाकी सारी चीजें भी वापस आ जाती हैं। हम बोल देते हैं अरे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, सीआरजीसी गायब हो गए थे, वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाते हैं वो, तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर जीसी रीअपियर, रीअपियर्स, वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, वापस आ गए, एकदम बढ़िया है भाई, वापस आ गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां क्या आपको अब क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं? नहीं गुरुजी, आपने कोई क्रोमोसोम नहीं बनाया। क्या इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने कोई क्रोमोसोम बनाया है? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे भाई पहले हम नंगे पुंगे बनियान में बैठे थे, उसके बाद हम सूट बूट में आए, धीरे धीरे तैयार होते होते फिर हमने क्या किया, दोबारा से जब हमारा पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो गया, शादी ब्याह में हम होके आ गए, तब हम दोबारा से अपने घर वाली पोशाक में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अपने घर की पोशाक में दोबारा से आ जाएंगे, यानी क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, देयरफॉर डीकंडेंस, खुल जाते हैं दोबारा से। कंडेंस मतलब पैक हो जाना, डीकंडेंस मतलब डिलीट कर देना कंडेंसेशन को, यानी दोबारा से खुल जाना, तो दोबारा से डीएनए बन जाते हैं, खुले खुले हो जाते हैं, इसीलिए यहां पर आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या होगा, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, 2 सेल्स बना देंगे हम लोग, इस सेल के 2 टुकड़े कर देंगे, बस इतनी ही बात। यहां तक की बातें, यहां तक की बातें आप सभी ने अगर नोट कर ली हैं, सिर्फ नोट कर ली हैं, अगर आपको जीरो भी समझ में आया है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि आपको समझ लो जीरो समझ में आया, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। गुरुजी हमें तो पता ही नहीं क्या हो गया, माथा पकड़ के बैठे हम तो। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर आपने लिख लिया है, रफ बना लिया है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए कलम को त्याग दीजिएगा, सिर्फ मेरी बातों पे पूरा का पूरा फोकस रखिएगा। ये समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप लिखते हैं और साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं, दोनों जगह ध्यान डाइवर्टेड रहता है, 50% लिखने पे ध्यान रहता है, 50% समझने पे रहता है। ये टॉपिक पूरा है ही समझने का, इट इज हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक, तो इसको लिखने के साथ साथ समझाया जा सकता है, समझ में आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा अपने मन की शांति के लिए, और मैं गारंटी कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीरो पे भी बैठे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब मैं 2-3 बार अपने मन से ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा,
कि अब समझ में आया है नहीं, तब जाके क्लैरिटी आएगी मुझे, आपको भी, तब हम सेम पेज पे आएंगे। क्योंकि कुछ बालक ऐसे हैं जिनके मन में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, जिन्होंने पहली बार ही ये टॉपिक देखा हो, जिनका बैंगन हो गया हो मेरे भाई टॉपिक देख के, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। आप बस मुझे ये बताइए कि आपने ये टॉपिक लिख लिया है या नहीं, इतना मुझे बताइए एक बार फटाफट झटपट इन द चैट सेक्शन कि सर हमें बढ़िया तरीके से ये नोट कर लिया हमने, इतना बता दो बस। और फिर पेन को साइड में रख दो एक बार फटाफट, एक बार पेन को साइड में रख दो। यस, बहुत बढ़िया। कई बच्चों को समझ में आ गया है, चैट सेक्शन चल रही है बहुत तेज, 100% समझ में आ गया है। कुछ बालक जो है जिनको नहीं समझ में आया है, एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम पोल कंडक्ट, चलो पहले शुरू में पोल कंडक्ट करा लेते हैं। जितने बालकों को अभी समझ में आए हैं, अभी फिलहाल समझ में आ गया है, ऑल सेट, डन फॉर द डे, एक बार फटाफट थम्स अप दे दो कि भाई मुझे समझ में आ गया। फिर हम दोबारा से चेक करेंगे एक बार समझाने के बाद। एक बार आप अपना रिव्यू जारी करिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गई हैं सारी की सारी बातें, अभी ही बिना आपके रिवीजन के ही हमें चीजें समझ में आ गई। क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गई, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा 2-3 बार, फिर भी मैं देखना चाह रहा हूं कि हम कितने से कितने पे जंप कर जाते हैं। ठीक है, लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, उतना ट्रिकी नहीं है बट स्टिल, बाकी जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं ऐसे चुन्नू मुन्नू टॉपिक, उनसे तो ढंग का ही है, तो थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ा जाए तो कोई बुराई नहीं है। यस, एक बार चेक कर लेते हैं कितना पोल आता है, एंड देन फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे, फिर दोबारा से पोल कंडक्ट करा लेंगे। 1-2 बार आपको पढ़ाने के बाद मैं दोबारा से पोल कंडक्ट करा दूंगा, एक्टिव रिकॉल करा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए, लगभग 81% लोगों को अभी तक समझ में आ चुका है बिना समझाए ही, मैंने सिर्फ लिखवाया है, लगभग 81% को उतने में ही समझ में आ गया है। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। पहला इंस्ट्रक्शन लिखना बंद, दूसरा इंस्ट्रक्शन पेन साइड में, तीसरा इंस्ट्रक्शन निगाहें मेरी और बोर्ड की ओर, जहां मैं क्लिक करूंगा बोर्ड पे, जहां मैं इंडिकेट करूंगा वहां पे निगाहें, और मेरी बातों पे, मेरे शब्दों पे पूरा का पूरा गौर, सिर्फ सुनो देखो, सुनो देखो, दैट्स इट, इतना ही करना है। आराम से आ जाओ मेरे भाई। मैंने कहा जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा, सबसे पहले डिवीजन की तैयारी होगी। जी गुरुजी, तैयारी होगी। उस तैयारी को यानी प्रेपरेटरी फेज को हमने इंटरफेज कह दिया। बिल्कुल कह दिया गुरुजी। इंटरफेज में G1 फेज हुआ, S फेज हुआ, G2 फेज हुआ। जी गुरुजी, सबसे इंपॉर्टेंट है S फेज। इसमें सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम भी अपने नंबर को डबल कर लेते हैं, एंड डीएनए जो था एक न्यूक्लियस के अंदर, वो भी अपने कंटेंट को डबल कर लेता है। तो हमने कहा कि यहां एस फेज में जो नया डीएनए बना है, ये पुराने डीएनए के साथ ही पड़ा है अभी, नया डीएनए पुराने डीएनए के साथ ही पड़ा है अभी, नया डीएनए पुराने डीएनए के साथ ही पड़ा है अभी, नया पुराने डीएनए के साथ ही पड़ा है अभी। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट कर गए, ये बात हम जानते हैं। एस फेज के बाद ये कंडीशन है सेल की। तो एस फेज के बाद G2 फेज आया, उसके बाद प्रोफेज आ गया। तो वहां नया और पुराना डीएनए अभी साथ में गुथा हुआ है। इस गुथे हुए डीएनए को हम कहते हैं टेंगल्ड। टेंगल्ड यानी आपस में फंसा हुआ, जैसे हमारे बाल आपस में फंस जाते हैं ना, इसे कहते हैं टेंगल्ड। इसे कहते हैं इंटरवाइंड, वाइन हो गए हैं, एक दूसरे के साथ फंस गए हैं, गुथ गए हैं, इसे कहते हैं इंटरवाइंड या टेंगल्ड, फंसा हुआ, गुथा हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नया और पुराना डीएनए अगर साथ साथ पाए जा रहे हैं तो ये डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होते तो इन्हें कहते हैं डिस्टिंक्ट। ये अगर डिफरेंट नहीं है तो इसे कहेंगे इनडिस्टिंक्ट या नॉन डिस्टिंक्ट। तो क्या डीएनए की 3 खास प्रॉपर्टी हैं? बिल्कुल हैं सर। नया और पुराना डीएनए साथ में गुथा है, साथ में फंसा है, तो इंटरवाइंड कह दिया, टेंगल्ड कह दिया, एंड हमने कह दिया इसे इनडिस्टिंक्ट या नॉन डिस्टिंक्ट। गुरुजी तीनों बातें समझ में आ गई। यानी अभी डीएनए जो है खुला खुला पड़ा हुआ है, एकदम कच्चा बनियान वाली पोशाक में, घर की पोशाक में पड़ा हुआ है, फ्री है एकदम। और ये जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है, ये भी अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेज के दौरान। तो ये जो आपका खुला खुला डीएनए है, इसे भी हमें पैक करना है। तो पैकेजिंग कहां स्टार्ट हुई? पैकेजिंग कहां स्टार्ट हुई? क्रोमोसोम बनना स्टार्ट कहां हुआ? प्रोफेज में। बन कहां जाएगा प्रॉपर क्रोमोसोम? आपका मेटाफेज में। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हुए प्रोफेज में, धीरे धीरे अपोजिट पोल पर पहुंचते रहेंगे, एकदम अपोजिट पोल पर पहुंच कब जाएंगे? मेटाफेज में। तो डीएनए से क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ प्रोफेज में,
क्रोमोसोम पक्का बन गया मेटाफेज में, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जाना शुरू हुए प्रोफेज में, अपोजिट पोल पर पहुंच गए मेटाफेज में। डीएनए नया और पुराना यहां साथ साथ है, यानी गुथा हुआ है, यानी इंटरवाइंड है, यानी मेरे भाई आपका टेंगल्ड है, यानी इनडिस्टिंक्ट है। एंड मैंने कहा जब आपका प्रोफेज खत्म हो जाएगा, जब आपका प्रोफेज खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम को मूव करने के लिए जगह चाहिए। अगर ये न्यूक्लियर एनवेलप एज इट इज लगी रहती तो मेरे भाई इस क्रोमोसोम का एक्सीडेंट हो जाता, कोई बाजू टूट जाती, कोई आर्म टूट जाती, और अगर क्रोमोसोम की आर्म भी टूटी तो यह बहुत घातक बीमारी दे सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारी चीजों को हटा दो। जैसे जब सलमान खान आते हैं अवार्ड फंक्शन में तो मेरे भाई सारे के सारे जो बॉलीवुड स्टार है अपनी जान और अपना करियर बचा के इधर उधर भागते हैं कि सल्लू भाई आ गए हैं, सल्लू भाई आ गए हैं, भागो भागो सल्लू भाई को फोटो खिंचा लेने दो। पता लगा भाई को भूख लगी है, 4-5 का करियर ही खा गए, निपटा दिया 4-5 का खेल, है ना। पिक्चर एड वेड बनना बंद हो गए, उसके बाद बंदर छाप अगरबत्ती का ऐड कर रहे हैं तो मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी। यस, इसीलिए यहां पर यह है सलमान खान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ सेल इज योर जेनेटिक मटेरियल विच इज पैक्ड इनसाइड क्रोमोसोम। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना बनता है, इसके लिए जगह छोड़नी बनती है। इसीलिए सब लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। ये छोटे छोटे ईआरजीसी के टुकड़े हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप के टुकड़े हो गए, और ये कोनों में मेम्ब्रेन पे चिपक गए अपनी जान बचा के। पहले क्रोमोसोम को मूव करने देंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। सबसे पहले मेरे भाई कोने वोने में चिपक जाते हैं, क्रोमोसोम को मूव करने की जगह दे देते हैं। इसीलिए ये प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो गए। गुरुजी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब बीच की सारी चीजें गायब हो गई हैं। समझ लो मैं अभी क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए स्पिंडल फाइबर फेंकता, क्या क्रोमोसोम पे लगता हूं फाइबर? जाके रास्ते में ही लग जाता। न्यूक्लियर एनवेलप पे क्रोमोसोम तक तो पहुंचा ही नहीं मेरा जाला। यस, समझ लो मेरे भाई पीछे विलन खड़ा है, मैं विलन की गुद्दी पे जाला फेंक के मारना चाहता हूं, लेकिन बीच में एक शीशे की दीवार है। तो मैं अगर जाला फेंकूंगा बीइंग स्पाइडरमैन तो भी तो शीशे पे ही जाके अटकेगा। पहले मैं क्या करूंगा, एक जाला फेंक करके शीशे को तोड़ूंगा और फिर विलन की गुद्दी पे झापड़दार जाला फेंक के मारूंगा एकदम। बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, स्पाइडरमैन और दुश्मन के बीच कुछ नहीं। सिमिलरली अगर मुझे क्रोमोसोम पकड़ना है जाला फेंक के, तो बीच का सारा मसाला हटाऊंगा ना। यस गुरुजी, हटाना ही पड़ेगा, तभी तो मेरे भाई मैं क्रोमोसोम पे वार कर पाऊंगा, इसके काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर फेंक पाऊंगा। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। गुरुजी बात एकदम समझ में आ गई। तो प्रोफेज में क्या हुआ, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहला, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट हुए, पहुंचे मेटाफेज में। डीएनए पैक होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर गया, डीएनए प्रॉपरली क्रोमोसोम बना बैठा मेटाफेज में। एंड तीसरा, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी ये जो है सब गायब हो जाते हैं। एंड डीएनए के हालात क्या है, अर्ली प्रोफेज में अगर देखोगे तो डीएनए के हालात क्या है, नया और पुराना डीएनए साथ में टेंगल्ड, इंटरवाइंड और इनडिस्टिंक्ट। सर बात समझ में आ गई, सर बात समझ में आ गई। अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि हम मेटाफेज में एंटर कर चुके हैं। ये जो क्रोमोसोम बने हैं ठीक ठाक, इनको खींच तान के इन पे स्पिंडल फाइबर फेंक फूंक के हम कहेंगे तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, तुम थोड़ा ऊपर जाओ, तुम थोड़ा ऊपर जाओ। सारा मसाला बीच में ला करके इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे मसाला आधा आधा बांटना है। आई वॉन्ट टू बाइफरकेट दिस मसाला इंटू 2 डॉटर सेल्स। एकदम बीच में रख दो जो माल है तुम्हारे पास, सारी चीजें बीच में अलाइन कर दो, बीच में ओरिएंट कर दो, जिससे बंटवारे में दिक्कत ना हो। सारा सामान बीच में रख दो, सेल के सेंटर पे यानी इक्वेटर पे रख दो। इसे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और यहां पे मैंने स्पिंडल फाइबर लगाए और खींचा तानी शुरू की, खींचा तानी शुरू की, तो एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, आधा सेंट्रोमेयर ऊपर, आधा सेंट्रोमेयर नीचे, यानी क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया। करेक्ट, करेक्ट है सर। गुरुजी एकदम करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई। आधा आधा मसाला बट गया है। यहां क्रोमोसोम की बेस्ट पैकेजिंग है तो मॉर्फोलॉजी देखनी है क्रोमोसोम की तो मेटाफेज में, यहां एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं तो शेप अगर देखनी है तो एनाफेज में, यानी एनाटॉमी देखनी है तो एनाफेज में। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसको सुन करके तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। अगर एक पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे तो क्या डॉटर सेल में भी 4-4 क्रोमोसोम होंगे? क्या यह माइटोसिस का नियम कहता है? गुरुजी कहता है। Because mitosis is an equational division, if I started with 4 chromosome, do both the daughter cells will be having 4 chromosome at the end? Yes sir, क्रोमोसोम का नंबर तो चेंज ही नहीं होता।
यानी अगर मैं 8 क्रोमोसोम से शुरू करता, दोनों डॉटर सेल में 8-8 देता क्रोमोसोम, बिल्कुल देता। अगर मैं 4 क्रोमोसोम से शुरू किया हूं तो दोनों डॉटर सेल में 4-4 दूंगा। अगर मैं 2 क्रोमोसोम से शुरू करता, दोनों डॉटर सेल में 2-2 देता। यहां 4 क्रोमोसोम से मैंने स्टार्ट किया है, तो यहां पर ये जो आपके क्रोमोसोम है 4-4 बनेंगे गुरुजी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था क्रोमोसोम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर काउंट करिए, एक आए, सेंट्रोमेयर काउंट करिए, 1 2 3 4। गुरुजी ये तो आधा सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर कुछ नहीं है, प्रोटीन ही है, बाद में पूरा बना लेता है अपने आप को। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या ये जो फटा हुआ क्रोमेटिड है, क्या ये फ्यूचर डॉटर सेल का पूरा क्रोमोसोम बनाएगा आगे चल के? यस या नहीं बताओ, यस या नो। क्या यही डॉटर सेल का क्रोमोसोम है? समझ लो ये आगे 2 डॉटर सेल बना लेता है। क्या ये डॉटर सेल का 1 2 3 4 क्रोमोसोम बनेगा? 1 2 3 4 क्रोमोसोम बनेगा गुरुजी, बनेगा सर। लॉजिक तो है, आपकी बात में कंसेप्ट है, बनेगा सर। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? बना के ही छोड़ेंगे। ये जो है it will behave like chromosome of फ्यूचर डॉटर सेल। हाँ के ना? हाँ गुरुजी, फ्यूचर डॉटर सेल का ये क्रोमोसोम बनेगा। तभी तो डॉटर सेल में 4-4 क्रोमोसोम गिने जाएंगे। हाँ गुरुजी, बात तो है गुरुजी, बात तो है। अब ये सामान हमने बांट दिया, ठीक है, बांट दिया ना फेज में। पहले आप खुले थे, कच्चा बनियान में बैठे थे, उसके बाद थोड़ा सा शर्ट पैंट पे आए, उसके बाद और पैकेजिंग अच्छी हुई, कोट वोट पहन लिया, टाई वाई लगा ली, प्रॉपर पैकेजिंग। उसके बाद आपने शादी ब्याह अटेंड किया। क्या अब अपने घर वाली पोशाक में आ जाएंगे जब पूरा काम खत्म हो गया है? तो घर जाके सुत्ती बाबू, खत्म हो गई देश की ड्यूटी बाबू, अब घर जाके सुत्ती बाबू। तो मेरे भाई दोबारा से खुला डीएनए बन जाएगा, यानी क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, यानी मेरे भाई दोबारा से डीएनए खुला हो जाएगा गुरुजी। यही है पूरा का पूरा कार्योकाइनेसिस। इसके बाद इस सेल के 2 टुकड़े करती बाबू। कैसे करती, ये हम अगली स्लाइड में तुमको बताती। यस, यहां तक की बात समझ में आती तो एक बार ओ शेरा इन द चैट सेक्शन प्लीज। यस, मजा आया? यही है भाई, क्या स्लाइड बनी है, वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस पिक डियर। यस, बता दो ना, मजा आ गया, बहुत शानदार। बस यही बात है। अभी डिटेल में भी जाएंगे, कुछ पॉइंट रहते हैं, जैसे यहां पर एस्टर बना है, एस्टर कैसे बना, कुछ छोटी चुटर पुटर चीजें डिस्कस करते रहेंगे। प्रोफेज के एंड में जो क्रोमोसोम बना इसके क्या हाल है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम बना इसके क्या हाल है, वी विल टॉक। देयर वर 3 पीपल, दे विल टॉक लाइक दिस। करना ही पड़ेगा ये सब। अगर आप सभी लोगों को ये टॉपिक अब समझ में आ गया है पूरे अच्छे तरीके से, इत्मीनान से, अब एक बार पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। पोल नहीं आएगा आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनों के पास आए एक बार अपना कीमती वोट देकर विपू भाई को विजय बनाएं। यस, देखो यहां पर सबसे अच्छा आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की ड्राइंग बनानी है, यहां से बनाइए देख के। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो शेप दिखाई देगी, VLGI शेप यहां दिखाई देगी, एनाटॉमी यहां दिखाई देगी। यस, यहां तक की बातें अब सारे के सारे भाइयों को समझ में आई तो फटाफट बताइए, डाउट ले लेंगे इसके बाद। और इसके बाद एक एक करके पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रोफेज के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर मेटाफेज के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, फिर एनाफेज के, फिर टीलोफेज के, देन ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। लेट्स चेक कितना पोल आता है। एक्सपेक्टिंग मोर देन 90%, उतना भी आया तो मजा आ जाएगा। 90% भाई अच्छा नंबर होता है, उससे ज्यादा आ जाए तो क्या ही कहने, पर 90% भी कुछ कम तो नहीं। बाहर बारिश आ रही है भाई, आज तो थोड़ा सा भीग गया था मैं। नहीं आ रहा है पोल, कोई बात नहीं यार, है ना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लिख दिया है आपने, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत शानदार। आइए लेट्स चेक एंड देन वी विल मूव टू ईच एंड एवरी फेज।
पहले प्रोफेज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर मेटाफेज के बारे में एंड सो ऑन, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेट्स चेक। 95% यार, और क्या चाहिए जीवन में बताओ। अच्छा है, अच्छा है। आइए अब मेरे भाई एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट वार्तालाप कर लेते हैं हर फेज के बारे में। कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हम लोग देखेंगे, एकदम छोटी मोटी। जैसे प्रोफेज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताइए, आप खुद बताइए। जो जो बातें डायग्राम में लिख चुके हैं वो लिखने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं। बताओ भैया प्रोफेज के बारे में पहली बात क्या होगी। पहली बात यह होगी कि सेंट्रियोल, एक एक करके समझ लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। प्रोफेज के बारे में अगर कोई मुझे बातें लिखने को कहे, मैं कहूंगा प्रोफेज में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। सर करेक्ट बात है। डीएनए पैक होना यानी क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है। सर सही बात है। प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो जाते हैं। सर सही बात है। एंड यहां पर अगर आप देखें तो पुराना और नया डीएनए जो है ये इंटरवाइंड है, टेंगल्ड है, यानी साथ गुथा हुआ है। एंड नए पुराने डीएनए में आप फर्क नहीं कर सकते, साथ ही पड़ा हुआ ये इनडिस्टिंक्ट है। एकदम सही बात है। यहां देखो एक बार इसकी शक्ल देख लो, प्रॉपर क्रोमोसोम बना नहीं है। तो आप यहां पर लिख क्या सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो क्रोमोसोम इन लेट प्रोफेज। थोड़ी बहुत तो पैकेजिंग हो ही चुकी है। क्रोमोसोम इन लेट प्रोफेज will have 2 क्रोमेटिड्स। इन दोनों क्रोमेटिड्स को क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाएगा। सर ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। पूरे प्रॉपर क्रोमोसोम तो बनेंगे मेटाफेज में, लेकिन यहां पर प्रोफेज में ठीक ठाक जो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बना है, पूरा प्रॉपर तो नहीं बना पर ठीक ठाक जो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बना है, उसको अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या पार्ट्स पाए जाएंगे। इसमें क्या क्या पार्ट पाए जाएंगे, देखिए ये आपका पहला पार्ट है जिसे हमने कहा क्रोमेटिड 1, यही बनाया हमने लेट प्रोफेज में, बिल्कुल बनाए। ये है आपका क्रोमेटिड 2, ये हमने बनाया क्रोमेटिड 2। सर बात समझ में आ गई, सर बात समझ में आ गई। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में। सर एकदम पता है हमें, बचपन से ये बात हम जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर ये हमें समझ में आ गया। दूसरी बात, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो कंसेप्ट है माइटोटिक एपरेटस का। माइटोटिक एपरेटस का यानी माइटोसिस के दौरान एक अपरेटस बनता है, एक हथियार बनता है। उस हथियार का हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं, माइटोटिक अपरेटस का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। मैंने कहा यह है आपका सेंट्रोसोम, मैंने कहा यह है आपका सेंट्रोसोम, और मैंने कहा बीच में है आपका क्रोमोसोम, बीच में है आपका क्रोमोसोम। करेक्ट है, करेक्ट है सर। क्रोमोसोम के किस पार्ट पे स्पिंडल फाइबर जाके लगेगा, बता दो ना। क्रोमोसोम के किस पार्ट पे स्पिंडल फाइबर जाके लगेगा। सर देश का बच्चा बच्चा जानता है, हर नौजवान जानता है, हर युवा जानता है कि ये जो आपका काइनेटोकोर है इस पे जाके स्पिंडल फाइबर लगेगा। ये जो काइनेटोकोर है इस पे जाके स्पिंडल फाइबर लगती बाबू। यस यस। ये जो यहां सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है, इससे कुछ फाइबर्स चारों ओर भी निकलते हैं, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स चारों ओर भी निकलते हैं, जिससे लगता है कि ये हिंद का सितारा है। ये सितारे जैसा स्ट्रक्चर लगता है, जैसे तारों से रोशनी निकल रही होती है, तारे टिमटिमा रहे होते हैं, उसी प्रकार से ये जो आपका सेंट्रोसोम है इसके अराउंड भी कुछ फाइबर निकल रहे होते हैं। तो एक स्पिंडल फाइबर तो सीधा काइनेटोकोर पे लगता है और छोटे छोटे फाइबर इसके आसपास से भी निकल रहे होते हैं। ये जो आसपास से फाइबर निकल रहे हैं, इससे ये जो सितारे जैसी अपीयरेंस है, इस पूरे को हमने क्या कह दिया, एस्टर कह दिया, यानी स्टार लाइक कह दिया, एस्टर। क्योंकि आपने स्टार फिश का नाम सुना हुआ है। यस सर, हम जब इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं तो हम स्टार फिश की बात करते हैं, और स्टार फिश का नाम क्या है साइंटिफिक, एस्टेरियास। एस्टेरियास के नाम में ही एस्टर है, यानी स्टार फिश। तो मेरे भाई एस्टर और स्टार फिश लिख दिया है, आए स्टार लाइक, स्टार लाइक।
एस्टर है, स्टार लाइक है, बिल्कुल। यहां पर भी क्या हो जाएगा, एस्टर 2 हो जाएगा। ये 2 एस्टर बने, बिल्कुल बने। ये क्या है आपका, स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है आपका, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है। जितना भी ऑरेंज कलर का मसाला है, जितना भी ऑरेंज कलर का मसाला है, दोनों स्पिंडल फाइबर एंड दोनों एस्टर, इसको मिला के माइटोटिक अपरेटस कह दिया। बोथ एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स, बोथ एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स, इसे कहा माइटोटिक अपरेटस। गुरुजी बात समझ में आ गई। ये जो है आपके चमकते धमकते फाइबर, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी ये भी ट्यूबुलिन फाइबर है ना, माइक्रोट्यूब्यूल, नाम में ही ट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलिन का साउंड आ रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग आउट फ्रॉम सेंट्रोसोम, रेडिएटिंग आउट फ्रॉम सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अराउंड से निकल रहे होते हैं कुछ फाइबर्स, जिनको हम लोगों ने क्या कह दिया, जिनको हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया। पूरा मिला करके एस्टर कहलाता है। सेंट्रियोल्स भी आ गए इसमें और ये फाइबर्स भी आ गए। एस्टर एस्टर बीच के फाइबर मिला करके माइटोटिक अपरेटस कहलाए। अब मुझे एक बात बताओ, एक सवाल है मेरा, समाज से एक सवाल है। इस समाज से एक बहुत गहरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। क्या प्लांट में ये देखने को मिलेंगे, हाँ के ना? क्या प्लांट में ये देखने को मिलेंगे, हाँ या ना? बता दो ना। In animals, centrioles and centrosomes are present. In animals, esters are present. Therefore, division is estral. Division is estral. जी गुरुजी, एस्ट्रल यानी एस्टर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है गुरुजी। लेकिन प्लांट में क्या ये एस्टर पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा गुरुजी। इन प्लांट्स, अगर आप देखें तो मैं कह दूंगा, इन प्लांट्स एस्टर्स आर एब्सेंट, एस्टर्स आर एब्सेंट, देयरफॉर डिवीजन इज एन एस्ट्रल। जी गुरुजी, एन एस्ट्रल। ए का मतलब एब्सेंट, क्या है एब्सेंट, एस्टर एब्सेंट है, एन एस्ट्रल। बात समझ में आई? जी गुरुजी बात समझ में आ गई है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। सर बात समझ में आ गई है। कई मेरे बालक लिख रहे हैं एम्फी एस्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल भी लिख सकते हैं एनिमल्स में। क्यों? एम्फी का मतलब होता है अपोजिट पोल पे, तो 2 एस्टर हैं तो एम्फी एस्ट्रल भी लिख सकते हैं एनिमल्स में। यह बात भी आप लिख सकते हो, यह बात भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। इन एनिमल्स 2 esters are present at opposite pole. 2 esters are present at opposite poles. Therefore, amphiestral term can also be used. Therefore, amphiestral term can also be used. एम्फीएस्ट्रल भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, एकदम ठीक है गुरुदेव, बात समझ में आ गई, बात चमक में आ गई। इतनी बातें सारे शेरों को समझ में आई तो ओ शेर इन द चैट सेक्शन प्लीज। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात भाइयों को बहनों को समझ में आई तो बता दो ना। यस यस गुरुजी। अब मेरा समाज से एक सवाल है, अब मेरा एक समाज से सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, प्यारा सवाल है, नन्हा मुन्ना चुन्नू मुन्नू सवाल है। आराम से देखिए। क्या प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं? होते हैं। क्या प्लांट में क्रोमोसोम होंगे? होंगे। क्या क्रोमोसोम आधे आधे डॉटर सेल में बंटने चाहिए? बंटने चाहिए, लेकिन उनमें एस्टर तो है नहीं, तो प्लांट में यह काम होता कैसे है ये बता दो ना गुरुजी। अगर ये एक प्लांट सेल है, अगर ये एक प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल में अगर मसाला आधा आधा बांटना है
तो ये मसाला आधा आधा बटेगा कैसे, क्योंकि सेंट्रियोल तो इनमें होते नहीं है, तो मसाला आधा आधा बटा कैसे ये हमें जानना है। तो यहां पर प्लांट सेल के दोनों पोल पे क्या देखने को मिलता है, हमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। वो क्या है, वो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं, मतलब कि ये आपके ये वाले नहीं है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नहीं है, यहां पे क्या है एमटीओसी है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर। यहां कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आपके आ जाते हैं और ये खींचातानी करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर। ठीक है, दे वर्क एट प्लेस ऑफ सेंट्रियोल। तो जिनको डाउट है कि भाई सेंट्रियोल नहीं है तो चीजों का बंटवारा कैसे होता है, एमटीओसी से होता है, बस इतना याद कर लो और कुछ नहीं, कि सेंट्रियोल की जगह एमटीओसी आ जाता है, बस इतना ही और कुछ नहीं। नाम याद कर लो, वैसे कोई पूछेगा नहीं, पर मैंने क्योंकि मेरे को पता है ये डाउट आएगा आपके मन में, आज नहीं तो कल आ जाएगा, सर प्लांट में कैसे होता है, तो अभी बात खत्म कर लेते हैं, एमटीओसी से होता है, बस इतना ही है ना। अलग अलग प्रकार के ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं जैसे गामा ट्यूबुलिन वगैरह, पर एमटीओसी बोल दोगे बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फटाफट बताइए, यहां तक लाल कलर के दिल फेंक के मारिए इन द चैट सेक्शन अगर यहां तक की सारी बातें सारे भाइयों बहनों को समझ में आ चुकी हैं, भाई बहन समाज अगर खुश है यहां तक, एक बार फटाफट बताइए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा वार्तालाप करते हैं रेस्ट ऑफ द फेजेस के बारे में। हालांकि ज्यादातर फेजेस के बारे में चर्चा हो ही चुकी है, कोई दिक्कत है नहीं। यस, आइए सिर्फ नाम लिख लो, इसका कुछ करना नहीं है। देखिए पहला फेज देखिए, पहला फेज देखिए प्रोफेज। प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है, बिल्कुल। एस और G2 फेज के बाद, प्रेपरेशन फेज में पहले G1 फिर S फिर G2, इसके जस्ट बाद क्या आएगी, कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज स्टेज आ जाएगी। तो यहां पर नया डीएनए जो है, जो बना है एस फेज में ताजा ताजा, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये डिफरेंट नहीं है, ये बल्कि पुराने डीएनए के साथ ही इंटरवाइंड है, गुथा हुआ है, यानी कि टेंगल्ड है, टेंगल्ड है। इसको अनटेंगल करना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, अभी फंसा हुआ है इसका मतलब। तो इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यहां पर हुई, यानी प्रोफेज में क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, हो गया। यस, सेंट्रोसोम जो है ये बिगिन कर गए टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यस, ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर गए, पहुंचेंगे मेटाफेज में। यहां पे अगर आप लेट प्रोफेज में देखोगे तो क्रोमोसोम जो है इसमें आपको 2 क्रोमेटिड दिखाई देंगी, हमने बनाकर भी देखा 2 क्रोमेटिड दिखाई दी, सर बात सही है। अगर आप बात करेंगे सेंट्रोसोम की तो दे बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं एंड मेरे भाई आपका एस्टर बन जाते हैं, जो कि आपके फंक्शनल कब होते हैं, मेटाफेज में। तो माइटोटिक अपरेटस ये बनाते हैं, 2 एस्टर और उनके साथ जुड़े हुए स्पिंडल फाइबर को मिलकर माइटोटिक अपरेटस कह दिया। अगर आप प्रोफेज के एंड की बात करें तो उसमें जीसी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं, ये बात हमने देखी। मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज में अधिकतर पॉइंट आपके पहले ही क्रैक हो रखे हैं, तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, चेक करिए एक बार। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी जब गायब हो जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि प्रोफेज खत्म हो गया, यानी आपका मेटाफेज यानी सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। क्रोमोसोम जो है ये मेरे भाई आपका अब स्प्रेड है इन साइटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि बीच के न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी तो गायब हो गए, तो क्रोमोसोम को घूमने की जगह मिल रही है। एम फॉर मेटाफेज में एम फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यानी स्ट्रक्चर जो है ये सबसे अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर क्रोमोसोम जो है ये कंप्लीटली कंडेंस हो चुके होते हैं, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। आपको 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं जो सेंट्रोमेयर से अटैच होती हैं। सेंट्रोमेयर के अराउंड प्रोटीन की डिस्क लगी रहती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, एंड स्पिंडल फाइबर यहां पर आके अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पे आके अटैच हो जाते हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेट, और काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर यहां पर आकर के जुड़ जाते हैं। अपोजिट पोल पे अगले फेज में खींचातानी स्टार्ट होगी। तो मेटाफेज की खास पहचान क्या है कि यहां मेटाफेजिक प्लेट बन रही होती है, ये हमने जाना। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच हो गए एंड अपोजिट ये आपके क्रोमोसोम जो है अब अपोजिट पोल पे अगले फेज में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे।
इक्वेटर पे आ चुके हैं। अब जैसे कि एनाफेज है तो एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो कि इक्वेटर पे अरेंज थे अब क्या हो जाएगा, अब मेरे भाई यहां पे डॉटर क्रोमोसोम्स बना लेंगे, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई की जो बात मैंने लिखवाई भी थी कि आपके 4 क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमेटिड ऊपर 4 क्रोमेटिड नीचे, 4 क्रोमेटिड अब फ्यूचर डॉटर सेल की क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो अपोजिट पोल पे चीजों को हमने भेजना स्टार्ट कर दिया है। सेंट्रोमेयर जहां पर आपका या काइनेटोकोर जहां पे आपका धागा हमने फेंका था स्पिंडल फाइबर वो पोल की तरफ होगा, इट इज टुवर्ड्स द पोल, और आर्म्स जो है दे विल ट्रेल बिहाइंड, ये पीछे पीछे चल करके आ रही होंगी। तो आपका सेंट्रोमेयर जो है ये स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गई, यही बात हमने एनाफेज में करी थी। और टीलोफेज ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे आपका कंटेंट जो है दो अपोजिट पोल पे चला गया और ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, इतना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यानी सारी बातें हमारी डन है, हमें बस प्रोफेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था, जो हमने कुछ बातें यहां पर लिखी। इसके अलावा हमें मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जितना डायग्राम में मैंने लिखवाया है, मैंने कहा था 90% यही डन हो जाएगा, डन हो गया, कोई एडिशनल पॉइंट आपकी किताब में है नहीं, ये हमने प्रमाणित भी कर लिया पूरी किताब पढ़ के। देखिए अर्ली प्रोफेज में डीएनए खुला खुला पड़ा हुआ है, दोबारा से पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं, आराम से करा देता हूं, प्यार से सुनिएगा। ये जो आपका अर्ली प्रोफेज है, यहां नया और पुराना डीएनए आपस में गुथा हुआ है, यानी टेंगल्ड है, यानी इंटरवाइंड है, यानी इनडिस्टिंक्ट है, करेक्ट बात है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, डीएनए की पैकेजिंग क्रोमोसोम में होना स्टार्ट हो जाएगी, सही बात है। जब लेट प्रोफेज में हम लोग पहुंचेंगे तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो जाएंगे एंड ठीक ठाक सा क्रोमोसोम बन जाएगा, प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बना है। प्रॉपर क्रोमोसोम बनता है मेटाफेज में, तो हम क्रोमोसोम्स को खींच खांच के काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर लगा के खींचातानी करके हम क्या करते हैं, सारे क्रोमोसोम को सेल के सेंटर पे ले आते हैं, इक्वेटर पे ले आते हैं, तो इसे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट हमने कहा। अब सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए हैं तो इनको आधा ऊपर आधा नीचे हम बांट देंगे, चीर फाड़ होती है आपके एनाफेज में, और जब आधा कंटेंट ऊपर चला गया आधा नीचे चला गया तो ये दोबारा से रिलैक्स हो जाता है, दोबारा से डीएनए की फॉर्मेट में आ जाता है, यानी कि आइडेंटिटी लूज कर देते हैं क्रोमोसोम्स अपनी, दोबारा डीएनए खुला खुला हो गया। अब इस सेल पे चीरा मार दूंगा क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यानी कैरियोकाइनेसिस खत्म, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, तो यहां पर आपके सेल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। सर बात समझ में आ जाती है बढ़िया तरीके से, ये हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। यस यस, इतनी बात भाइयों को चमकी, इतनी बात भाइयों को चमकी, बता दो ना, चमक गई है गुरुजी, इतनी बात सारे शेरों को चमकी है, एक बार फटाफट बताइए जिससे हम यहां तक के सवालों का सिलसिला शुरू कर सकें एंड उसके बाद आप कहें तो हम साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कर दें। यहां तक की बात है, ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल सेट, यस 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 यस, फटाफट बताइए। अरे एनिमेशन अपने डायग्राम से तगड़ी नहीं है भाई, इस टॉपिक में माइटोसिस मियोसिस में भूल जाओ एकदम, एक फर्रे में डायग्राम माइटोसिस का, एक में मियोसिस का, और चंद स्टेप रेमो डिसूजा बन जाएंगे, नाच गा के दिखाएंगे। मियोसिस में तो एकदम खत्म कर देंगे खेल, सारे समाज में खुशी की लहरें छा जाएंगी। यस यस, आओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। केले के छिलके रख के लाया हूं, एक दो सवालों में वहां फंसोगे, पहले बता दे रहा हूं। आइए फटाफट शक्ल देख के बता दीजिए कौन सा फेज चल रहा है, शक्ल देख के बता दीजिए, शक्ल देख के कुंडली खोलिए, आधार कार्ड बनाइए इन सारे फेजेस का। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। पहली मेरे को फिगर देख के पता लग रहा है कि डीएनए यहां खुला खुला है, यानी कि यहां पर पैकेजिंग अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट डीएनए खुला खुला है, यानी अर्ली प्रोफेज है गारंटीड, देख के पता लग रहा है अर्ली प्रोफेज है गारंटीड, अर्ली प्रोफेज है। ए अर्ली प्रोफेज है, बी नहीं, सी नहीं, बी नहीं, पहले उत्तर निकल आया, पर कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। यह देख के पता लग रहा है न्यूक्लियर एनवेलप जो है गायब होना स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब पक्का क्या है, लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है। एंड सी में मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनी है लेकिन खींचातानी शुरू हो गई है, यानी मेटाफेजिक प्लेट बनने वाली है, इट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। पहले ही उत्तर निकल आया, मिस्टर ए ही उत्तर निकल आया, आसान था, शुरू में ही देखकर बता सकते थे। आई एम एक्सपेक्टिंग 85 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स टू मार्क इट करेक्टली। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कितना क्या आता है, इतना तो उम्मीद रख सकते हैं मेरे मित्रों से, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आ जाओ। ठीक है, बहुत शानदार सवाल, अरे भैया चल जाओ, टेक्निकल ग्लिच, अरे चल जाओ भैया।
आइए, एस फेज एंड G2 फेज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर। एस फेज में पुराने डीएनए के बाद नया डीएनए भी बना, डीएनए की कॉपी बनी है। पुराना और नया डीएनए कैसा है? डिस्टिंक्ट है, अलग ही अलग है? नहीं गुरुजी, ये तो साथ पाया जा रहा है, इनडिस्टिंक्ट है, इंटरवाइंड है, एक दूसरे में गुथम गुथाई हो रखी है गुरुजी। इसका मतलब मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है गुरुजी। इस सवाल का घर जाके सुत्ती बाबू कर देंगे, हम कर देंगे, आराम से कर देंगे गुरुजी। टेक टीम को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाथ पैर जोड़ के अपना काम खुद ही किया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बाएं हाथ से ऐसी दुआ मांगी एक हाथ ही जोड़ के आई कि बोर्ड को सही होना ही पड़ा। सोच के देखो, बाएं हाथ का खेल था, मैंने तो दायां भी लगा दिया। प्रभु से ऐसी विनती करी कि उन्हें बोर्ड सही करना ही पड़ा खुद ही। वाह, केले का छिलका इतना बड़ा नहीं था पर फिसले जरूर। इनको तो सलाम है, इनको प्रणाम है, इनको सत श्री अकाल है, इनको कुछ कुछ तो है ठीक ठाक। अरे मेरे भाई, 3 शब्द बताए थे, गला फाड़ फाड़ के गला बैठ गया है। इंटरवाइंड, टेंगल्ड, इनडिस्टिंक्ट, लिखा लिखा के ऐसा कलम घिस गई, ये भी घिस गई, पर तुम नहीं माने, कोई बात नहीं, पढ़ो। यस, केले का छिलका प्रो मैक्स, आ जाओ भैया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस क्रोमोसोम इज मिनिमम कॉइल्ड? ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें कॉइलिंग मिनिमम है, यानी कंडेंसेशन सबसे मिनिमम है? कॉइलिंग मतलब चीजों को कॉइल कर करके पैक कर दिया है। कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पैकिंग मिनिमम है? कौन सा स्टेज है जहां मिनिमम है पैकिंग? बताइए, फटाफट बताइए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज? खूब गलतियां होंगी इसमें तो, खूब। ये तो केले का, ये तो मैं तब भी कह रहा हूं, तो छोटा छिलका था। यहां तो घर जाके सुत्ती बाबू कर दूंगा तुम्हारा, क्योंकि एग्जामिनर फ्रेम करके लाता है सवाल, पता है बच्चा कहां फिसलेगा। मुझे एग्जैक्टली पता है किस क्वेश्चन में कबाड़ा करोगे। नहीं कर पाओगे सवाल, अधिकतर बच्चे नहीं कर पाएंगे, जबकि है नहीं सवाल में कुछ। फिर जब बताऊंगा कि सवाल कैसे होना था, फिर चिल्ली मिस्टेक लिखोगे, फिर चैट सेक्शन भर जाएगा, एक तरफा चैट सेक्शन भर जाएगा। गुरुजी हमें तो पहले ही पता था। आइए, ठीक है। अरे गुरुजी ये क्या कर दिया, अभी बताता हूं क्या कर दिया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज कहां है? कैरियोकाइनेसिस में। इंटरफेज तैयारी वाला फेज है, डीएनए जस्ट बना ही है। प्रोफेज में कम से कम शक्ल दिखाने लायक तो क्रोमोसोम बन गया था। प्रोफेज में कम से कम प्रोफेज के एंड में इज्जतदार ठीक ठाक क्रोमोसोम तो बना था। यहां तो बेस्ट बन गया, यहां क्रोमोसोम की शेप देख रहे हो, यहां स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां ठीक ठाक बन गया। इंटरफेज में तो इससे भी बुरा हाल था, इंटरफेज में तो इससे भी बुरा हाल था। ये तो प्रोफेज में आ गए तब तो सम्मानजनक बनाया है, इससे भी गंदा था पीछे तो। ये तो इसको पता था कि पैक होना है तब जाके इसकी ये शक्ल है, वरना तो इससे भी गंदा था, ये इससे भी खुल्लम खुल्ला पड़ा था। इसीलिए मेरे भाई आपको सवाल अच्छे से पढ़ना होता है, एग्जामिनर ले सकता है मजे जैसे मैंने ले लिए, क्योंकि पता है भाई कहां फिसलोगे, एग्जैक्टली पता था कि कहां फिसलोगे। कोई बात नहीं भाई, चिल्ली मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, अब टर्मरिक मिस्टेक भी करिए। आइए, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, स्पिंडल फाइबर कौन से प्रोटीन के बनते हैं? गुरुजी माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट फ्रॉम द सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, यानी किसके बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन होंगे। बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता तो अब जान जाएगा, इसको आप अलग से भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो और इस सवाल को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है सर। यस 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 यस। आइए, जितने लोगों का सही हुआ लास्ट क्वेश्चन, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। जितने लोगों का नहीं हुआ करके सीख जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो गलतियां करा रहा हूं, वरना सिंपल सवाल भी ला सकते हैं। अधिकतर सिंपल ही होते हैं यार, इस टॉपिक में सवाल बनेगा ही क्या, क्या ही पढ़ा है हमने, इतना सा तो टॉपिक पढ़ा है, लेकिन उसमें से भी कुछ तो निकाल के लाए, कुछ तो मसाला हो, मजेदार, सॉल्व करने में मजा तो आए। यस यस। आइए, लेट्स चेक, मिस्टर ए इज द राइट आंसर, लेट्स चेक। लगभग 97%। गुरुजी ऐसे सवालों की तो हम हेकड़ी निकाल देते हैं जो आसान हो, हमारी औकात तो कंसेप्चुअल सवाल में दिखती है जहां 24% पोल मारते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर इट। अपोजिट पोल पर आपके जा चुके हैं यहां पर क्रोमोसोम्स, यानी एनाफेज चल रहा है, चीरफाड़ हुई है, चीरफाड़ हुई है।
इट मार्क्स द एंड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस का एंड क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये एनाफेज है ना कि टीलोफेज। बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, एकदम सही बात है, शेप एनाफेज में देखोगे, यहां पर VLGI जो भी शेप होगी बननी होगी बन जाएगी। माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, ये मेटाफेज में होता है जब क्रोमोसोम को हमें सेंटर पे लाना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअसेंबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस कब आई? प्रोफेज में गायब, टीलोफेज में वापस। बाकी सारी बातें गलत हैं, ये टीलोफेज है, ये मेटाफेज है, ये टीलोफेज है, एनाफेज एक ही है। मिस्टर बी, मिस्टर भूरा, वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज द राइट आंसर। यस गुरुजी, यस गुरुजी। ये कौन है बुद्धिमान? 15%। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर, पहली बार काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर किसने अटैच किए थे? एनाफेज ने कि मेटाफेज ने? मेटाफेज ने किए थे भाई, एनाफेज ने थोड़ी किए थे। यस गुरुजी, ठीक है। अगला सवाल देखो, पहले इस साइड के निपटा लेते हैं सारे। आइए, यहां भी एक शक्ल बनाई हुई है, इस शक्ल को देखें और इसके बारे में बात बताएं। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन ब्ला ब्ला ब्ला, कौन सी बात करेक्ट है बता दो ना। बता देते हैं गुरुजी। सर अपोजिट पोल पे नए न्यूक्लियस बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, यानी न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ चुका है, यानी टीलोफेज है पक्का। सेल अभी डिवाइड किया नहीं है, यानी साइटोकाइनेसिस हुई नहीं है, तो टीलोफेज है। टिल्लू फेज है गुरुजी, टिल्लू फेज है, लेट एनाफेज नहीं है, टिल्लू फेज है, साइटोकाइनेसिस नहीं है। तो पहली बात से ही हमने 2 ऑप्शन पकड़ लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट, वापस नहीं आए, नहीं भैया, जो खोया था सब वापस मिल गया। न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी सब वापस आ गए। न्यूक्लियर एनवेलप वापस आए तो दिख तो रहा है डायग्राम में। यस गुरुजी, साफ साफ दिखाई दे रहा है साक्षात, इसको टाल थोड़ी सकते हैं। हाँ गुरुजी, टाल तो नहीं सकते, आंखों के आगे दिखी हुई बात को नहीं टाला जा सकता। यस यस गुरुजी। आइए लेट्स चेक क्या बात हो गई है। 82% बालकों ने सही कर दिया है, बुद्धिमान लोगों ने कर दिया है बी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस वापस नहीं आए, तो अब कब वापस आएंगे? तो लास्ट फेज चल रहा है, इसके बाद वापस आने का चांस भी नहीं है। अब नहीं आए तो नहीं लौटेंगे फिर, ठीक है? ठीक है गुरुजी। आइए अगला सवाल, सवाल मिस्टर पंच, बता दो ना। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमेटिन स्टार्ट टू गेट कंडेंस, कंडेंसेशन शुरू होती है, यहां से आएगा उत्तर, यहां से आएगा उत्तर। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन या क्रोमेटिन कंडेंसेशन शुरू हुई कहां? सर क्रोमोसोम पूरा बन गया मेटाफेज में, तो उससे पहले शुरू होगी, प्रोफेज में ही शुरू होगी। प्रोफेज मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ही आसान है। यस यस 92%। आइए, ये तो उससे भी आसान है, इसमें तो 10 सेकंड का टाइम ही देंगे। इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट कहां बनी? इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेज में ही बनी, और कहां बनेगी? जलेबी की दुकान पे क्या मिलती है गुरुजी? च्यवनप्राश नहीं मिलता, जलेबी ही मिलती है। तो मेटाफेज में क्या बना? मेटाफेजिक प्लेट बनी। वाह, देखा गुरुजी, हम डिकोड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम ही जासूस हो देश के, है ना? तुम ही सारे के सारे केसेस तुम्हारे पास ही आएंगे निपटाने के लिए, इतनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके तुमने बता दिया है ना? आ जाओ। 91%, वेरी गुड। आइए, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, यहां फंसोगे। सवाल में क्या पूछा है? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई तो क्या शुरू हुआ है? क्या खत्म हुआ है नहीं पूछा, क्या शुरू हुआ है? गुरुजी अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है यानी प्रोफेज खत्म हो गया, तो क्या शुरू होगा? मेटाफेज शुरू होगा गुरुजी। सवाल कृपया गौर से पढ़ें। यस, कई लोग एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे इसमें। प्रोफेज प्रोफेज, अभी कई बालक नादानियां करेंगे, चिल्ली मिस्टेक करेंगे, नहीं करनी थी, नहीं करनी होती है ऐसे सवालों में चिल्ली मिस्टेक। ये देखिए महानुभाव, ये इनको देख के वाह, ये हैं देश के नगीने, तुम्हें भारत रत्न का टुकड़ा मिलेगा दोस्त, बहुत शानदार। हालांकि तुम्हें नोबेल प्राइज का छिलका दिया जाएगा, किसी से छीन के भाग जाना, ऐसे तो कोई घुसने भी नहीं देगा स्टॉक होम्स में, है ना? बाहर ही किसी का छीन छिना के, छीना छपटी करके, मुंह पे काला तौलिया बांध के ही निकलना कहीं इधर उधर। तुम प्रोफेज भी करते तो मैं सिली मिस्टेक मान लेता, तो एनाफेज किया है। लेना देना ही नहीं कुछ, आसपास सवाल से कुछ लेना देना ही नहीं। आ गए हैं गुरुजी, हम आ गए हैं 14% बालक, बताइए क्या करना है? सिली मिस्टेक कर देनी है, बी और सी करेंगे हम, है ना?
देश के सबसे अलग अलग लेवल के बंदे हम, सीधा काम हमसे होता ही नहीं। The diagram shows the cell cycle during which the phase of the chromosome in the condensation of the becoming the visible आए क्या है? Diagram shows the cell cycle during which phase do the chromosome condense and become visible. क्रोमोसोम कहां कंडेंस होगा? अगर ये साइटोकाइनेसिस है तो ये कैरियोकाइनेसिस है। ये है मिस्टर G1, ये है मिस्टर S, ये है मिस्टर G2, ये है कैरियोकाइनेसिस, ये है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में ही ये सारा का सारा कंडेंसेशन होता है, यानी उत्तर है मिस्टर डी। मिस्टर क्या फ्रेम किया हुआ सवाल, वाह वाह, बढ़िया सवाल, बहुत शानदार। कर ले जाओगे, इजी है लेकिन वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत शानदार, गुड क्वेश्चन बाय द वे, है ना। लेट्स चेक कितने लोगों ने सही कर दिया है। 85%, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ये दिख नहीं रहा होगा, वैसे पोल मार्क कर दो एक बार, चैट सेक्शन में ही मार्क कर दो। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। मैच करके देखते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस दो बन गए पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसे सिंसिटियम कह देते हैं हम लोग। चौथा ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, 3 भी मार्क कर लेते तो आपका ए का 4 हो जाता है, बी का 2 हो जाता है, ए का 4 हो जाता है, बी का 2 हो जाता है, ठीक है। सी का क्या हो जाता है? सी का 1 हो जाता है, सी का 1 हो जाता है। उत्तर आ गया मिस्टर बी, उत्तर आ गया मिस्टर बी। यस करेक्ट है सर, बी उत्तर हो जाएगा। ये आगे भी करा देंगे, जब सिंसिटियम पढ़ाएंगे फिर से करा देंगे, ठीक है। उड़ भाई का जो है नाम कट गया है, एक बार बता दीजिए कौन है? आसद, गीतेश, एन नंदिनी, अभिषेक, जयेश, आशु, करीना, कौशिक एंड हबील आर इन टॉप रैंक। यहां पे उड़ भाई का क्या है एक बार बता दीजिए। भाई की चिड़िया उड़ हो गई है, नाम ही उड़ गया लीडर बोर्ड में से, है ना। आइए पढ़ोगे और पढ़ोगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कर डालें। लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इफ यू वांट। बताइए एक बार, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस करें। ओके उत्कालिका दास, बहुत बढ़िया, यस आइए आइए, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कर ली जाए या घर जाके सुत्ती बाबू कर ही लेते हैं यार। वैसे कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट विल ट्राई टू कंसोलिडेट मियोसिस। मतलब मियोसिस का बेसिक एस्पेक्ट अगर हम पढ़ गए, रिकॉम्बिनेशन वगैरह, या तो अगली क्लास फिर बड़ी लेने के लिए मेरे को बोल दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि अगले 2 लेक्चर में, क्योंकि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, अगर इस वीक हम लोगों ने क्रैक कर लिया या नेक्स्ट मंडे तक हम लोगों ने ये चैप्टर क्रैक कर लिया, लिविंग वर्ल्ड में स्वाद ही आ जाएगा आपको। तो थोड़ा सा पेसअप हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि अब एकदम टुच्चू पुच्चू चैप्टर्स हैं आगे के। जैसे लिविंग वर्ल्ड वेरी इजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंगस में थोड़ा जोर लगेगा आपको 2 लेक्चर्स में। बाकी मोनेरा पढ़ते रहते हैं हम लोग, बैक्टीरिया वगैरह, प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ा हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, तो रेलेवेंट है। प्रोटिस्टा वेरी रेलेवेंट। फंगस में बेसिक इंट्रोडक्शन इज रेलेवेंट। वो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंसेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबैसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो आपको ठीक तरीके से पढ़ने होते हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख सकते हैं। बाकी वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, लाइकन वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं। प्लांट किंगडम ढंग का चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ढंग का चैप्टर है, एनाटॉमी अगेन वेरी इजी, एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी कंसेप्चुअल है, उड़ा देंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स बहुत कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल में जोर नहीं लगता, जहां समझना होता है वहां जोर लगता ही नहीं है। एंड का तो फिर इकोलॉजी, माइक्रोब, ठीक है, थ्योरेटिकल है तो कर सकते हैं। यस सैटरडे को मेरे पास टाइम नहीं है दोस्त, सैटरडे को तो मैं इतना पैक हूं कि मेरे पास रोटी पानी खावेना का भी टाइम नहीं है। सैटरडे को टाइम नहीं है मेरे पास। सैटरडे को मैं सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक एकदम ऑक्यूपाइड हूं। फ्राइडे को मैं ले सकता हूं, अगर आप कहो, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कल या परसों में 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं, जब मेरा टाइम लगे, शाम को 5 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे, कल या परसों में से। मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं किस दिन फ्री रहूंगा, लेकिन कल या परसों में अगर आप एक दिन बोलोगे तो मैं उठा लूंगा। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट इफ अगर मैं नोटिफिकेशन दिन में डलवा दूं तो अगर आप आ जाए। मेरी क्लास के बहुत सिंपल उसूल हैं, बहुत मजा आता है क्लास में, मस्ती से पढ़ेंगे हम लोग, और 1 घंटे से 1.25 घंटे से ज्यादा की क्लास में लूंगा नहीं, तो उतने में मैं आपको छोड़ दूंगा, सिर्फ 1 सवा घंटे। यस
क्योंकि अगर हम ये पढ़ गए साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो उसके अगले दिन हम लोग फिर मियोसिस को स्टार्ट कर देंगे। मंडे तक फिर हम ये चैप्टर कंसोलिडेट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, बात यह है रिकॉर्डेड लेने का पर्पज सही नहीं रहता। लाइव में इंटरेक्शन बनी रहती है और आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाते हो, थोड़ा रुझान मिल जाता है कि हाँ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेल, तो उतनी बातें अच्छी रहती हैं हमारे लिए, उतना ही जानना होता है। यस ठीक है गुरुजी, संडे को भी ले सकते हैं एक बार, क्योंकि सैटरडे को हमारी क्लास है, तो सैटरडे को भी क्लास लेकर हम लोग देख सकते हैं कि संडे को हम लोग ले पाएंगे या नहीं, तो उस बारे में भी चर्चा हमारी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यस यस, कोई और बात बताइए। यस लेट्स चेक, कोई सवाल आया हुआ है मानव जनजाति का, कोई सवाल है, एक बार देखते हैं। व्हाट इज इत्मीनान? इत्मीनान मतलब आराम से, संतुष्टि से, संयम के साथ। अब ये मत बोलना कि संतुष्टि और संयम कौन है। सर फेयर में क्यों नहीं बना सकते, रफ में ही बनाना है क्या? तुम रफ में भी नहीं बनाओगी मेरी बहन तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा किसी का। जिसको जो करना है वो करे। खाते हुए देखूं नहीं, नहाते हुए देखो लेक्चर, अंदर घुस जाओ बाथरूम के, पन्नी में डालो फोन, ट्रांसपेरेंट पन्नी में, और मस्त नहाते हुए देखो, कान में हेडफोन लगा लेना। यहाँ तो जिंगल चल रहा है ना, मैं है ना पोयम सुना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक बार 2n और 4n क्लियर कर दीजिए प्लीज। 4n तो रेहान भाई मैंने अभी तक बोला ही नहीं पूरे अपने आज तक के जीवन में, इन यकीन 2.0 मैंने 4n यानी टेट्राप्लॉइड का इस्तेमाल ही नहीं किया। डिप्लॉइड मतलब ऐसा सेल जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक मम्मी से आया एक पापा से। अगर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस तो उसे 4n कह देंगे। एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है जैसे हमारे गैमीट में, स्पर्म में और ओवम में, तो उसे हैप्लॉइड कहते हैं। सर बात समझ में आ जाती है। इन विच फेज फरो विल फॉर्म? रुचि जी मुझसे आगे नहीं भागना है, कल बनवाएंगे फरो आपका। एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो फरो बनता है, और प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो सेल प्लेट यानी फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। दोनों कल बताएंगे, है ना। एस फेज में साइज बढ़ता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम बढ़ता है लेकिन बढ़ता जरूर है। बहुत अच्छा सवाल है। सर सिंथेसिस फेज कौन है? सिंथेसिस फेज वो फेज है जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। यस सर क्या क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का कंफ्यूजन मिटाने के लिए सेंट्रोमेयर काउंट कर सकते हैं? अगर क्रोमोसोम काउंट करने हैं एनी हाउ, सेंट्रोमेयर ही काउंट करो, दैट इज एन आइडियल वे। G0 कौन से फेज में आता है? G0 कौन से फेज में नहीं आता? G0 खुद एक फेज है। यस जब सेल्स जीवन से भाग करके एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाए उसे G0 कहते हैं। करेक्ट करेक्ट। रीसेंट देखिए, रीसेंट देखते हैं। मैं डीजी अभी नया एडिशन लिख रहा हूं मैं, बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास। सर जी डिफरेंट शेप कौन से फेज में देखेंगे? डिफरेंट शेप तब देखेंगे जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तब जाके आपकी शेप बनेगी ना, एना फेज में देखेंगे। जो मैंने बोला एनाटॉमी भी देखते हैं। सर मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम बिल्लू बॉस है। बिल्लू बग्गे बिल्लियां द की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां द की करेगी। इस बात का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है बिल्लू भाई, बता दो ना क्या करेगी बिल्लू बग्गे बिल्लियां द। और बिल्लू भाई बिल्ली के साथ क्या करेंगे ये भी मुझे बता दो। और बिल्ली जो है बिल्लू भाई के मुंह पे पंजा मारेगी नहीं, ये भी मुझे बता दो ना एक बार। 2C और 2N में क्या फर्क है? बहुत फर्क है दोस्त, जितना आप में और एक बंदर में फर्क है उतना ही। 2N इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड 2C इज द कंटेंट ऑफ डीएनए, कि उन क्रोमोसोम में कंटेंट कितना भरा हुआ है। जैसे समझ लीजिए आपका भेजा है वो खाली है, तो कंटेंट उसमें 0 हुआ, लेकिन भेजा तो अपनी जगह है ही ना। लेकिन उसी भेजे में अगर मैं भेजा भेज करके आपको भेजूं तो मेरे भाई उसमें कंटेंट भी आ गया है। तो मेरे भाई क्रोमोसोम जो है उसमें अगर कंटेंट आपका आधा भरा हुआ है इट इज 2C। अगर डबल हो गया है कंटेंट 4C भी कह सकते हैं। इट इज कंटेंट, कितना भरा हुआ है क्रोमोसोम को। एक ही क्रोमेटिड में डीएनए डाला हुआ है तो आधा, अगर दोनों क्रोमेटिड में डीएनए डाला हुआ है तो डबल हो जाएगा। यस यस गुरुजी। मैड इजी का यूज कैसे करें? मैड इजी का यूज बड़े शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यह पुस्तक खुलती भी है। तो इसका गत्ता पकड़ें, एक साइड खोलें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट गत्ता खोलें। अगर आप उल्टी करके खोलेंगे तो किताब जो है आपको समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा हिब्रू भाषा में लिखी हुई है। तो सीधा करके खोलें उसको और पन्ना दर पन्ना ऐसे जो है पलटते चले जाएं, किताब जो है आपको सिखाती चली जाएगी। बहुत अच्छे से उसका यूज करना होता है। मैड इजी, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते, एक फर्रा या 2 फर्रे अलग से ले लीजिए कोई, क्योंकि मैंने हाथ से लिखी है और रातों रातों को जाग के लिखी है। रातों को कोई आशिकी में नज्म लिखता है, मैंने तुम्हारे लिए मैड इजी लिखी है। तो कई बार कुछ स्पेलिंग एरर्स अगर हो जाती हैं तो उनको आप करेक्ट कर सकते हैं क्लास में देख करके। क्लास का कंटेंट इज सुप्रीम, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा फर्रे ऐड करते रहें अपनी मैड इजी में, मैड इजी को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। अगर कोई नया पॉइंट है तो, वरना उसी में अंडरलाइन कर करके पढ़ते रहें। जी गुरुजी बात समझ में आ गई। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोस्त आपको लेनी चाहिए ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच।
ऐसी किताबें सदियों में एक बार आती हैं, और ऐसी किताब जब आती है तो बहुत अच्छी किताब आती है। यस, ठीक है, ये डीपीपी वाला क्वेश्चन डाल देंगे। देखो साइटोस्केलेटल जो है ना, आपने एनसीईआरटी की एक लाइन देखी होगी, यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन देखना, एनसीईआरटी में जाना, साइटोस्केलेटन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं समझाता हूं। इन यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर सीन। कितने लोगों को याद है? सर हमें याद है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे भाई फ्लैजेला जो था वो प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन का था और यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन का था। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल हमारे अंदर है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन कुछ टुच्चे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे एमआरईबी प्रोटीन, मरे बी बोलते हैं इसको, एमआरईबी प्रोटीन। ये कुछ छोटे मोटे प्रोटीन जो हैं ये प्रोकैरियोट में पाए जा सकते हैं। यस, तो यूजुअली यहां पर अगर आप देखें तो आपका यूकैरियोट में होता है वैसे मेजरली, लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ चुटुर पुटुर प्रोटीन पाए जा सकते हैं। यस, पर हाँ अगर आपसे पूछा जाएगा तो यूकैरियोटिक ही पूछोगे। चिकलू कहां है? घर पे है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब एक के बाद एक फेज जो है आता रहता है, पर इनके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं। यस, जैसे हमने कहा कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू एनाफेज, ऐसा नहीं है कि मेटाफेज के बाद झटपट एनाफेज आ गया, एनाफेज के बाद झटपट टीलोफेज आ गया। कुछ चीजें हैं जिनको देख के हमें पता लगता है कि हाँ भैया मेटाफेज चल रहा है या टीलोफेज चल रहा है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही होता है क्या? नहीं। सेंट्रोसोम जो है एक ऑर्गेनेल है जहां दो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली पाए जाते हैं और इसके अराउंड कुछ और प्रोटीन्स भी जमा होते हैं, अमॉर्फस यानी इर्रेगुलर से प्रोटीन जमा होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। तो सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये आपको बताया हुआ है लेक्चर 10 में या लेक्चर 9 में ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो जाके आप रेफर कर सकते हो, या टॉपिक वाइज वीडियो भी मैंने डलवा दिया, उनको जाकर भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया। है ये क्या बात हुई? सर चिकलू को कब लाओगे? मैं ही जब घर पे रहूंगा तो दिखाऊंगा। कॉल सर करो वीडियो, सेंटेंस नहीं बन रहा है भाई से। कॉल सर करो वीडियो। करूं क्यों मैं वीडियो? क्या बात है दोस्त? सर जूलॉजी पढ़ा लो नाना, तो इसमें हाँ है कि ना है? सर जूलॉजी पढ़ा लो नाना। अंशुल भाई क्या बात है? जीवन में ऐसी कोई बात लिखो कि समाज को संदेश जाए एक अच्छा। खुद ही कुछ ऊ हु हो रहा है यहां, देखो ऊ हु। कॉल सर करो वीडियो। सर जूलॉजी पढ़ा लो ना ना ना। कैसे से हो यार, बात ही नहीं करी जा रही है। ये देखिए, सर मैं बिस्क चालकर देख रहा हूं। क्या है इस बात में? क्या करूं उसका? सर मैं बिस्क चालकर देख रहा हूं। वाह, क्रोमेटिड होगा भाई वो, समरी में करेक्शन है। सर वंस अगेन प्लीज। क्या वंस अगेन? पूरा लेक्चर पढ़ा दें दोबारा? यहां एक कर्सर आता है, उसको घुमा के पूरा शुरू में ले जाओ, दोबारा से देखो पूरा, है ना? सर कल लाला ना क्लास लाइव आए। सर कल लाला ना लाइव क्लास आए। बहुत बढ़िया। सर वास्ते गुना हुई है, ही। बहुत बढ़िया भाई, वाह। एनोटेशंस में दे दूंगा, हाँ ये काम की बात हुई ना। ओजस्वी, बड़े तेजस्वी हो तुम, बहुत अच्छा। बॉटनी में डीजी 2.0 जल्दी, शेर हो तुम। सर प्लीज जूलॉजी, भाई ये टीम डिसाइड करती है। लव यू भाई, लव यू बहन। सर श्रद्धा कपूर का क्या हुआ? उनका तो बहुत कुछ हुआ, हमारा ही कुछ नहीं हुआ। भैया थैंक यू सो मच, जेन्युइनली बहुत अच्छे समझ में आया, लव यू दोस्त। सर यू आर सो एनर्जेटिक। सपना चौधरी आए, वाह ये हुई। सर डाउट ले लो, डाउट ले लो, डाउट देखो एक बार, हु ही। ये तो डाउट है तुम्हारे, क्या समाज को संदेश जाएगा इस बात से? खुद देखो एक बार, कैसे से हो यार, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। मास्टर जी खड़े हैं इधर, भैया हैं तो कुछ भी ही हु ही। ऐसा थोड़ी होता है। चलो, बेइज्जती करवा के मजा तो आता है, तुमको देखा है मैंने। ठीक है, पर जो भी है भाई, चले जाया करो। जो मैं जब एंड कर दूं ना, जब मैं खोल लूं ये खिड़की डाउट वाली, तो भाग जाया करो बच्चे इधर उधर, जिनको जिनको टाइम बचाना है। ये जो वास्ते गुना हुई चा चा ये वाले जो हैं, यही रुका करें एंड तक।
बाकी सब भाग जाएं, बाकी सब घर जाके सुत्ती बाबू, पहले ही मेरे भाई बैठे रहते हो इधर, बाकी सब अपने अपने घरों को जत्ती बाबू। यस, सॉन्ग वॉन्ग क्या यार, इतना मजा आ गया जीवन में, बताओ ये सब क्या करेंगे? ये मेरा फोटे है, रोस्टिंग वोस्टिंग कराओ, बेइज्जती कराओ, इधर आजू बाजू कलेश कटवाओ जीवन में, ये करता है मास्टर, इसमें आता है मजा, है ना। गाना वाना क्या ही गाएं, तुम्हारे आगे क्या अरिजीत सिंह बने अब। लेकिन हाँ, इस सब में बड़ा मजा आता है, डाउट काउंटर खोल लिया करेंगे अपना एंड में, इसमें आता है मजा। यस यस, देखो टीम डिसाइड करती है यार, मेरे हाथ में कुछ नहीं, टीम बोलेगी तो आई डेफिनेटली टेक, बट हाँ देखते हैं, मतलब लेट्स चेक, ठीक है। चलो, मजा आ गया। जाते जाते लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, मेरे सारे शेर और चीते एक बार दहाड़ दें इन द चैट सेक्शन, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। यस, शायरी सुना दीजिए। शायरी किस टर्म पे सुनाए आज, बताओ किस टर्म पे सुनाए आज, बता दीजिए किस टर्म पे सुनाए। पर ठीक है यार, चले जाते हैं, घरों को चलते हैं, कल आ जाएंगे। एक कह रहे हैं सैयारा का गीत सुना दो, हाँ जरूर तुम्हारे लिए, नीले गगन के तले सुना दो, वाह, बुर्ज खलीफा सॉन्ग सुना दो, जरूर, यही करने आया हूं मैं यहाँ पर। टीचिंग तो मेरा पैशन है, बस मेन धंधा मेरा गाने का ही है ना। चमेली बार अणी रेस्टोरेंट में रात को 8 से 9:30 गाना गाता हूं और गिटार बजाता हूं मैं। यस, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। सारा हमारा खानदान ही गवैयों का है, देश की परंपरा को हमने ही संभाला हुआ है, संजो के रखा है। हम बहुत खतरनाक गीत गाते हैं, गीतकार हैं हम सब। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर गाएगा और संसार झूम उठेगा? कन्नड़ा में गीत गाइए, हाँ ये हुई ना बात। बेला चाओ गा दें तुम्हारे लिए, हाँ इटालियन में गा दूं? तुम्हें कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं है कि मास्टर को सब कुछ ही आता है? मास्टर इज एन ऑटोडिडक्ट, मास्टर इज अ पॉलीमैथ, हाँ मास्टर जानता है कई सारी चीजें, ज्ञान का भंडार है मास्टर, इतना भी नहीं भाई कि कुछ भी गा दो, है ना। स्पेनिश गाइए, बहुत बढ़िया, स्पेनिश गाना आता है मेरे को, स्पेनिश गाना आता है। तुम्हें कुस्त्री, तुम्हें कुस्त्रा, तुम्हेरे बतुरतुरती किंतुस कुत्रे, समझी ना सेन्योरिटा। उड़ो भाई उड़ो, भागो यहां से, इससे पहले मास्टर को गुस्सा आ जाए और मास्टर रो दे, निकल जाओ यहां से। मिलते हैं कल। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक रियली वेल, एंड बहुत ज्यादा मजेदार चीजें आज हमने करी हैं क्रैक। So we'll definitely take 3 more lectures. In one lecture, we'll be talking about significance of mitosis and cytokinesis. In next lecture, we'll be talking about the mechanism of recombination, which will be helping us in genetics as well. और उसके बाद हम लोग मियोसिस का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे एक में और फिर हम चले जाएंगे अगले चैप्टर की तरफ, है ना। ठीक है, 10 बस ही तो गा, चलो चलो टाइम हो गया तुम्हारा, चलो बाय 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 बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू, बाय बाय।